दोस्तों, जरा सोचिए, आपकी नींद खुले और आप खुद को स्कूल में पाएं, लेकिन अगले ही पल आप गलती से पूरी क्लास के सामने अपनी क्रश की पैंट नीचे खींच दें। जी हाँ, आज की हमारी कहानी की शुरुआत होती है एक बेहद ही शर्मनाक और मजेदार घटना के साथ। मिलिए हमारी हीरोइन जियांगर से। ये अचानक पागलों जैसा बर्ताव करने लगती है और हमारे हीरो फू तिंग हान के पीछे पड़ जाती है। प्लीज मुझे देखने दो, बस एक बार देखने दो, ये चिल्लाते हुए वो फू तिंग हान की पैंट खींच देती है। बेचारा फू तिंग हान दिन दहाड़े सबके सामने उसकी इज्जत का मजाक बन जाता है। लेकिन जियांगर हैरानी में बड़बड़ाती है, अरे इसके पैर तो जिंदा है, ये तो बिल्कुल असली है। तभी उसे होश आता है कि उसने क्या कर दिया है। वो मन ही मन सोचती है, हे भगवान, मैंने तो सच में इसकी पैंट उतार दी। इसके पैर कितने सुंदर है और अंडरवेयर भी क्यूट है। इतना कहकर वो वहां से भागने लगती है, पर हमारा हीरो उसका हाथ पकड़कर अपने करीब खींच लेता है। हमारा हीरो साइन लैंग्वेज में उसे कहता है, मेरे साथ ऐसा क्यों किया? क्या तुम भी मुझे औरों की तरह बेइज्जत करना चाहती हो? तब हमारी हीरोइन खुद को मारते हुए कहती है, अच्छा तो ये सपना नहीं है, लेकिन अब माफी मांगने का समय नहीं है, ये तो सीधा सोशल डेथ है। दरअसल दोस्तों, जियांगर का दिमाग खराब नहीं हुआ है, वो कंफ्यूज है क्योंकि उसे लगा था कि वो मर चुकी है। फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि जियांगर एक बर्फीली घाटी में एक्सीडेंट का शिकार हुई थी। उसे लगा था कि वो हमेशा के लिए वही बर्फ में दफन हो जाएगी, लेकिन तभी वहाँ फू तिंग हान उसे बचाने आता है। जियांगर सोचती है, ये क्यों आया? ये तो मेरा सिर्फ नाम का पति था, हमारे बीच कोई गहरा रिश्ता नहीं था। वो अपना सारा काम छोड़कर राजधानी से इतनी दूर उसे ढूंढने आया था। जियांगर को यकीन नहीं होता क्योंकि फू तिंग हान एक बेहद ठंडा और भावनाहीन इंसान माना जाता था, लेकिन उस वक्त उसकी आंखें लाल थीं, जैसे वो रो रहा हो। वो कहता है, वानर, मैं तुम्हें घर ले जाऊंगा। कहानी वापस स्कूल के समय में लौटती है। पता चलता है कि मरने के बाद जियांगर का पुनर्जन्म हुआ है और वो वापस अपने स्कूल के दिनों में आ गई है। क्लास में बैठने की जगह चुनी जा रही है, टीचर लॉटरी सिस्टम से सीट दे रहे हैं और जिस बच्चे का नाम फू तिंग हान के साथ आता है वो रोने लगता है। क्यों? क्योंकि स्कूल में फू तिंग हान को सब नीचा दिखाते हैं। लोग कहते हैं उसका परिवार बहुत गरीब है और वो रात में कचरा उठाने का काम करता है। क्लासमेट्स उसका मजाक उड़ाते हैं कि कोई उसके साथ नहीं बैठना चाहता। बेचारा फू तिंग हान अकेला और शर्मिंदा खड़ा रहता है। लेकिन तभी एंट्री होती है हमारी हीरोइन की। जियांगर सबके सामने चिल्लाती है, कौन कहता है कोई उसके साथ नहीं बैठना चाहता? मैं बैठूंगी। वो ऐलान कर देती है कि आज से वो फू तिंग हान की डेस्क मेट है। वो वहां बैठे पुराने स्टूडेंट को हटाती है और फू तिंग हान की डेस्क के पास अपना हक जमा लेती है। वो मन में ठान लेती है, अब मुझे किसी लॉटरी की जरूरत नहीं, भविष्य में मैं हमेशा फू तिंग हान के साथ ही रहूंगी। फू तिंग हान अभी भी हैरान है। जियांगर उसे बैठने का इशारा करती है। यहाँ हमें कहानी का एक और बड़ा ट्विस्ट पता चलता है। इस समय फू तिंग हान सुन नहीं सकता, डेफ है। जियांगर उसे साइन लैंग्वेज यानी इशारों की भाषा में कुछ समझाने की कोशिश करती है, लेकिन उसे साइन लैंग्वेज आती ही नहीं। वो घबरा जाती है, बचाओ, मैंने तो ये सीखा ही नहीं। आखिरकार वो कागज पर लिखकर बात करती है। वो अपना परिचय देती है, मेरा नाम जियांगर लिख। जियांग मतलब यांगशान की नदी और अर मतलब राजा शब्द के साथ कान वाला रेडिकल। जियांगर को एहसास होता है कि फू तिंग हान अभी किशोरावस्था यानी एडोलेसेंस में है। जियांगर दोनों समय की तुलना करती है। भविष्य में फू तिंग हान चीन का सबसे बड़ा बिजनेस टाइकून और फू ग्रुप का प्रेसिडेंट बनने वाला है, एकदम घमंडी और क्रूर। लेकिन अभी वो उसका क्लासमेट है और उसके पैर भी ठीक हैं, जबकि भविष्य में शायद उसके पैरों के साथ कुछ हुआ था, बस वो बहरा है। जियांगर सोचती है कि भविष्य में फू तिंग हान अपने परिवार में वापस लौटेगा और कुछ ही सालों में फू ग्रुप को टॉप पर ले जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि वो मिसेस फू की सगी बेटी नहीं है, तो इतना बड़ा साम्राज्य उसे कैसे मिलेगा? जरूर फू परिवार के अंदर बहुत सारे राज और साजिशें छुपी हैं। अब जियांगर अपने पिछले जन्म की त्रासदी को जोड़ना शुरू करती है। पिछले जन्म में जियांगर का परिवार अचानक कंगाल यानी बैंकरप्ट हो गया था। अपने परिवार को बचाने के लिए उसने फू तिंग हान से शादी की थी, लेकिन फू तिंग हान उसे पसंद नहीं करता था, इसलिए वो खुद को सिर्फ उसकी रखेल जैसा समझती थी। सबसे डरावनी बात, जब वो पहाड़ चढ़ रही थी, किसी ने उसे धक्का देकर गिरा दिया था। जियांगर को गहरा शक है कि क्या वो फू तिंग हान था, क्योंकि पावर में आने के बाद फू तिंग हान ने कई छोटे ग्रुप्स को खत्म कर दिया था। जियांगर आसानी से हार मानने वालों में से नहीं थी, तो शायद फू तिंग हान ने ना रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी वाला हिसाब किया और जियांगर को रास्ते से हटा दिया। जियांगर खुद को किसी जासूस से कम नहीं समझती है। वो सोचती है ये कहानी तो बहुत डार्क है, लेकिन फिर वो फू तिंग हान को देखती है जिसे स्कूल में सब परेशान कर रहे हैं। वो सोचती है अगर मैं इसकी जगह होती और मेरे साथ ऐसा बर्ताव होता तो मैं कब का विलन बन चुकी होती। इसलिए जियांगर एक नया प्लान बनाती है। बदला लेने के बजाय वो अभी से फू तिंग हान के साथ अच्छे रिश्ते बनाएगी। वो उसे दुनिया की खूबसूरती दिखाएगी ताकि वो भविष्य में एक खलनायक न बने। अगर फू तिंग हान अच्छा इंसान बन गया तो शायद जियांगर
जियांगर के परिवार की बर्बादी रुक जाएगी और उसे मरना नहीं पड़ेगा। जियांगर मन ही मन कहती है, फू तिंगहान बस इंतजार करो, अब मैं साई की तरह तुम्हारे साथ रहूंगी। स्कूल के कुछ बदमाश लड़के फू टिंगहान को परेशान कर रहे हैं। वे जानते हैं कि उसे सुनाई कम देता है, इसलिए उसका मजाक उड़ाते हुए कहते हैं, हाँ फाफ, अरे तेरी सुनने की मशीन काम नहीं कर रही क्या? पता नहीं उसके बाद क्या हुआ, तेरे पैर भी चले गए। जियांगर ये सब देख रही है और सोचती है, मैं इसका दिल कैसे जीतूं? मैं इसकी मदद जरूर करूंगी। तभी एक बुली चिल्लाता है, ओए फू टिंगहान, मैं तुझसे बात कर रहा हूँ, हमारे स्कूल का मशहूर कचड़ा उठाने वाला, अपने गंदे हाथ हटा। ये सुनकर जियांगर का पारा चढ़ जाता है। वो बीच में कूद पड़ती है और उस लड़के का हाथ पकड़कर मरोड़ देती है। वो गुस्से में कहती है, फू टिंगहान से माफी मांगो, अपनी हद में रहो। लड़का चौंक जाता है, तू इसे ऐसे क्यों बचा रही है? कहीं तुझे इसे प्यार तो नहीं हो गया? जियांगर उसे करारा जवाब देती है, बकवास बंद करो, दूसरों से पूछने से अच्छा है कि तुम खुद को बेवकूफी समझो। जियांगर पूरी क्लास के सामने फू टिंगहान का पक्ष लेती है। वो कहती है, फू टिंगहान अपनी जिंदगी अपनी मेहनत से जीता है। तुम जैसे अमीर बाप की बिगड़ी औलादों से लाख गुना बेहतर है, जो अभी भी अपने माँ बाप के टुकड़ों पर पल रहे हैं। तुम्हें उस पर हंसने का कोई हक नहीं है। बुली लड़का, जिसका नाम लिन लिंग है, चिढ़ जाता है। वो कहता है, वाह, सिर्फ 1 हफ्ता हुआ है तुझे यहाँ आए हुए और तू इसकी दीवानी हो गई, बिल्कुल तेरी माँ की तरह। इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाता, टाक, जियांगर उसे जोरदार थप्पड़ मार देती है। लिन लिंग गुस्से से लाल हो जाता है, तूने मुझे मारने की हिम्मत कैसे की? तुझे पता है मेरा बाप कौन है? जियांगर बेखौफ होकर कहती है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तेरा बाप कौन है। इतने में वहाँ डीन ऑफ स्टूडेंट्स आ जाते हैं। बाकी बच्चे फुसफुसाते हैं, अब तो ये नई लड़की और फू टिंगहान दोनों गए। लिन लिंग का परिवार बहुत अमीर है, डीन उनकी चापलूसी करते हैं। डीन आते ही जियांगर पर बरस पड़ते हैं, तुमने उसे मारा? ये नई ट्रांसफर स्टूडेंट है, इसके पास कोई बैकग्राउंड नहीं होगा, माफी मांगो लिन लिंग से। जियांगर डीन की तरफ देखती है और शांति से पूछती है, सर, हमारे स्कूल की लाइब्रेरी से भी बड़ी जो नई फ्यूचर टेक्नोलॉजी बिल्डिंग बन रही है, वो पूरी हो गई क्या? डीन हैरान हो जाते हैं, तुम ये क्यों पूछ रही हो? जियांगर कहती है, जाकर पता करिए वो बिल्डिंग किसने डोनेट की है। वैसे चेक करने की जरूरत नहीं, मैं बता देती हूँ, वो जियांग फैमिली ने डोनेट की है। पूरे कॉरिडोर में सन्नाटा छा जाता है। जियांगर लिन लिंग से ज्यादा अमीर और पावरफुल है। डीन का रवैया तुरंत बदल जाता है। जियांगर लिन लिंग की तरफ मुड़ती है और हुक्म देती है, फू टिंगहान से माफी मांगो, अभी के अभी। लिन लिंग को ना चाहते हुए भी डर के मारे फू टिंगहान से सॉरी बोलना पड़ता है। जाते जाते वो उसे चेतावनी देती है, अगली बार अगर तुमने पंगा लिया तो बात इतनी आसानी से खत्म नहीं होगी। सबके जाने के बाद फू टिंगहान जियांगर से धीरे से कहता है, थैंक्स। जियांगर खुश हो जाती है, अरे वाह, तुम बोल भी सकते हो। फू टिंगहान कहता है, तुम्हें मेरी मदद नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन जियांगर हार नहीं मानती। वो कहती है, मैं तुम्हारी मदद करूंगी और आगे भी करती रहूंगी, क्योंकि मैं तुम्हें अपना छोटा भाई यानी अंडरलिंग या लिटिल ब्रदर बनाना चाहती हूँ। आज से मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी। जियांगर मन ही मन खुश है कि उसने फ्यूचर के विलन को अपना दोस्त बनाने की दिशा में पहला कदम बढ़ा दिया है। कुछ समय बाद जियांगर एक बबल टी शॉप पर जाती है। वहां पर बाय 2 गेट 1 फ्री का ऑफर चल रहा है, जिसमें एक काली बिल्ली का की चेन फ्री मिल रहा है। वो की चेन देखकर जियांगर को अपने पुराने पालतू लाइफू की याद आ जाती है। वो 2 बबल टी ऑर्डर करती है, तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है, दुकान का मैनेजर किसी को बुला रहा है। फू टिंगहान, गोदाम से कीचेन का डिब्बा ले आओ। जियांगर चौंक जाती है, फू टिंगहान यहाँ काम करता है? बाकी कस्टमर्स हंसते हैं कि स्कूल का वो गरीब लड़का यहाँ वेटर का काम कर रहा है, लेकिन जियांगर को ये बात चुभती है। उसे लगता है कि फू टिंगहान का आत्मसम्मान बहुत जरूरी है। वो तुरंत एक बड़ा फैसला लेती है। वो मैनेजर के पास जाती है और कहती है, हेलो, क्या आप ये दुकान मुझे 2 मिलियन में बेचेंगे? मैनेजर की आंखें फटी रह जाती हैं। क्या? मेरी दुकान की कीमत तो मुश्किल से 5 लाख है। जियांगर कहती है, श्श, धीरे बोलो, मैं 2 मिलियन दूंगी और आपकी एम्प्लॉइज की सैलरी 3 गुना कर दूंगी। बस एक शर्त है, किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि मैं मालिकिन हूँ। जियांगर मैनेजर से जल्दी डील करती है ताकि फू टिंगहान के सामने उसकी रईसी का दिखावा ना हो। वो नहीं चाहती कि फू टिंगहान का ईगो हर्ट हो। तभी मैनेजर बताता है कि उसका एक एम्प्लॉई यानी फू टिंगहान कम सुनता है, इसलिए वो अंदर जाकर उसे देखता है। जियांगर जल्दी से फेस मास्क मांगती है ताकि फू टिंगहान उसे पहचान ना ले। वो बबल टी और पेंडेंट वहीं छोड़कर भागने लगती है, लेकिन मैनेजर से वो काली बिल्ली वाला की चेन मांग लेती है। जाते जाते वो देखती है कि फू टिंगहान अंदर मेहनत कर रहा है। वो सोचती है, ये लड़का कितना मेहनती है, फिर भविष्य में इतना क्रूर कैसे बन गया। यहाँ कहानी हमें एक बहुत गहरा और इमोशनल फ्लैशबैक दिखाती है। ये जियांगर के पिछले जन्म की घटना है जो शायद उसे याद नहीं है या हमें अब दिखाई जा रही है। सीन में हम फू टिंगहान और एक डॉक्टर को बात करते हुए देखते हैं। फू टिंगहान डॉक्टर से पूछ रहा है, जियांगर मेरे पास नहीं आ सकती? अगर मेरी हालत ठीक रही तो मैं 10 साल और जी सकता हूँ, लेकिन अगर बिगड़ी तो? डॉक्टर पूछता है,
जियांगर कैसी है? फू टिंगहान दुखी होकर बताता है, ठीक नहीं है। शादी के अगले दिन उसकी माँ गुजर गई। ये सब मेरी गलती है। डॉक्टर उसे समझाता है कि ये उसकी गलती नहीं है, लेकिन फू टिंगहान एक बड़ा फैसला लेता है। वो अपने वकील से कहता है, मुझे तलाक के कागजात और अपनी वसीयत तैयार करनी है। मैं चाहता हूँ कि जियांगर की पूरी जिंदगी सुरक्षित रहे, उसे कभी भी खाने पीने की कमी ना हो। डॉक्टर कहता है, तुम उससे बात क्यों नहीं करते? ये 10 साल उसके साथ खुशी से क्यों नहीं बिताते? फू टिंगहान जवाब देता है, क्योंकि उसके पास अभी दशकों की लंबी जिंदगी है और मेरे पास वक्त कम है। तभी सीन बदलता है। जियांगर यानी पिछले जन्म वाली फू टिंगहान के पास आती है। वो उससे कहती है, चेंग ले की शादी है, मैं तुम्हारे साथ वहां जाना चाहती हूँ। फू टिंगहान उसे टाल देता है। मैं अगले हफ्ते ट्रिप पर जा रहा हूँ। वो जानबूझकर उसे खुद से दूर कर रहा था ताकि उसके मरने के बाद जियांगर को ज्यादा दुख ना हो। फू टिंगहान को उम्मीद थी कि वो अपनी बीमारी को हराकर जियांगर के साथ समय बिता पाएगा। डॉक्टर उसे सलाह देता है, शादी से पहले वापस आने की कोशिश करना। फू टिंगहान खुश होकर कहता है, जियांगर को यकीन है कि मैं आज रात वहां रहूंगा, हम उसके साथ अटेंड करेंगे। तभी कमरे में उसका सेक्रेटरी या सहायक दौड़ता हुआ आता है। उसके चेहरे का रंग उड़ा हुआ है। वो कहता है, प्रेसिडेंट फू, मैडम की मौत हो गई है। फू टिंगहान के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। क्या मेरी पत्नी मर गई? ये खबर सुनकर फू टिंगहान पूरी तरह टूट जाता है। डॉक्टर उसे संभालते हुए कहता है, फू टिंगहान, क्या तुम ठीक हो? प्लीज अब खुद को मारने की कोशिश मत करना। लेकिन यहाँ फू टिंगहान का जवाब रोंगटे खड़े कर देने वाला है। वो कहता है, मैं मरना नहीं चाहता, मैं इलाज करवाऊंगा, मैं और जीना चाहता हूँ। डॉक्टर हैरान है, तुम फिर मुझसे झूठ बोल रहे हो। फू टिंगहान कहता है, नहीं, मैं सच में लंबा जीना चाहता हूँ, क्योंकि अगर मैं अभी मर गया तो शायद जियांगर का पुनर्जन्म हो चुका होगा और मैं उसे दूसरी दुनिया में नहीं मिल पाऊंगा। मैं इस दुनिया को ही असली मानता हूँ। वो खुद को कोसता है, मैं पागल हो गया हूँ, शायद मैं सच में मनहूस हूँ, मैं उसे मरने के बाद भी नहीं देख पाऊंगा, लेकिन कम से कम अब उसे और दर्द नहीं सहना पड़ेगा। फू टिंगहान जियांगर की कब्र या यादों से बात करते हुए कहता है, मैं जानता हूँ तुम मुझसे नफरत करती हो, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें आखिरी बार देखना चाहता था। ये दर्द मेरे सीने में चाकू की तरह चुभ रहा है। अफसोस, मैं इस जन्म में कभी तुम्हारे करीब नहीं आ सका। फू टिंगहान कसम खाता है, अगर मुझे दोबारा मौका मिला तो मैं पक्का तुम्हारे पास आऊंगा, मैं तुम्हें अपनी पूरी ताकत से प्यार करूंगा। लेकिन अगले ही पल उसका डर उस पर हावी हो जाता है। वो सोचता है कि उसकी वजह से ही जियांगर की जान गई, इसलिए वो अपना इरादा बदल देता है। नहीं, अगर अगला जन्म हुआ तो मेरे पास मत आना, उस जन्म में हम अजनबी बनकर रहेंगे। कहानी अब वापस स्कूल के समय में आती है। यहाँ हम फू टिंगहान को एक लड़की के साथ देखते हैं। ये लड़की है वेन शियू, जिसे स्कूल की ब्यूटी माना जाता है। जियांगर दूर से देख रही है और सोचती है, ओह, तो ये है फू टिंगहान की व्हाइट मून लाइट, यानी पहला प्यार, जरूर उसे ये पसंद होगी। लेकिन सच्चाई कुछ और ही है। वेन शियू फू टिंगहान को धमका रही है। वेन शियू उसे नया फोन और पैसे मांग रही है। वो कहती है, क्या मैंने तुमसे कहा नहीं था स्कूल में ऐसा नाटक करना कि तुम मुझे नहीं जानते, मुझसे आंखें मत मिलाना? क्या तुम्हें मेरी इज्जत की कोई परवाह नहीं, या तुम चाहते हो कि लोग मुझे भी तुम्हारे जैसा ही परेशान करें? फू टिंगहान चुपचाप उसे एक नया फोन देता है। वो कहता है, ये लो, नया फोन जो तुम्हें पिछले हफ्ते चाहिए था। वेन शियू फोन झपट लेती है और बेशर्मी से कहती है, थैंक यू भाई, लाओ मुझे 500 और दो। जियांगर ये देखकर हैरान है। वो सोचती है, ये लड़का खुद के रहने का खर्चा नहीं उठा पा रहा और इसे फोन और पैसे दे रहा है, ये कर क्या रहा है? वेन शियू की मांगे खत्म नहीं होती। वो कहती है, अरे 500 काफी नहीं है, मैंने अपनी बहनों को आइसक्रीम पार्टी देने का वादा किया है, एक डिश ही 100 की आती है, लाओ अपना कार्ड ही मुझे दे दो। फू टिंगहान मना करने की कोशिश करता है, इस कार्ड में अब पैसे नहीं है। तभी वेन शियू का असली चेहरा सामने आता है। वो चिल्लाती है, क्या तुम भूल गए हो कि मैं असल में कौन हूँ? मेरे ये हालात कैसे हुए? अरे तुम सुन क्यों नहीं रहे? शायद वो उसे बहरा होने का ताना मार रही है। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, तुमने मेरे पिता को मारा है, यू किल्ड माई डैड, उसी वजह से आज मैं इस हालत में हूँ, इसलिए तुम्हें बिना किसी शर्त के मेरा ख्याल रखना होगा पूरी जिंदगी। वो उसे श्राप देती है, तुम्हें खुश रहने का कोई हक नहीं है फू टिंगहान, कभी नहीं। वेन शियू की ये कड़वी बातें सुनकर फू टिंगहान का चेहरा पीला पड़ जाता है। पुरानी यादें उसे डराने लगती हैं। वो घबराहट में वहां से भागता है। रुको फू टिंगहान। भागते भागते वो सीधा जियांगर से टकराता है। जियांगर उसे संभालती है, लेकिन उसे महसूस होता है कि फू टिंगहान कितना कमजोर हो गया है। वो सोचती है, हे भगवान, इसकी पीठ पर तो सिर्फ हड्डियां हैं, क्या ये बीमार है? वो पूछती है, तुम्हारा चेहरा इतना पीला क्यों पड़ गया है? फू टिंगहान झटके से उसे खुद से दूर धकेलता है और कहता है, जियांगर मुझसे दूर रहो। वो उसे चेतावनी देता है, अभी भी मौका है, उस पार चली जाओ, यानी मुझसे दूर हो जाओ। जियांगर को लगता है कि फू टिंगहान उसे पसंद नहीं करता, इसलिए दूर कर रहा है। उसे ये नहीं पता कि फू टिंगहान उसे अपनी मनहूसियत से बचाने की कोशिश कर रहा है। वो उसे शांत करने की कोशिश करती है।
फू क्लासमेट प्लीज चाइनीज बोलो, यानी पहेलियां मत बुझाओ, आओ यहाँ बैठो। वो उसे अपने पास बिठाती है और कहती है, मैं अब उन लोगों के साथ खाना नहीं खाती, मेरा उनसे झगड़ा हो गया है। लेकिन फिर जियांगर एक बहुत बड़ी गलतफहमी का शिकार हो जाती है। वो मासूमियत से कहती है, फू क्लासमेट, मुझे पता है कि तुम वेन शियू को पसंद करते हो, इसलिए शायद तुम्हें मेरा उसके पास आना अच्छा नहीं लग रहा। जियांगर को लगता है कि फू टिंगहान उसे पसंद नहीं करता, लेकिन वो हार नहीं मानती। वो कहती है, शायद तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है, मैं सच में बस तुम्हारी दोस्त बनना चाहती हूँ, वरना मेरे पूरे परिवार का कोई भविष्य नहीं होगा। ये बात वो मन में सोचती है। वो मासूमियत से पूछती है, क्या तुम मुझसे नफरत करते हो? फू टिंगहान चुप रहता है। जियांगर खुद ही मान लेती है, नफरत नहीं करते, मतलब पसंद करते हो, चलो तो हम दोस्त बन गए, बाद में क्लास में मिलते हैं। लेकिन दूर खड़ी वेन शियू ये सब देख रही है। वो जल भुन जाती है। वो सोचती है, भैया तुमने मुझे देखकर कभी ऐसे स्माइल नहीं किया। जियांगर, तुम्हारे पास पहले से सब कुछ है, तुम मेरी चीजें यानी फू टिंगहान क्यों चुरा रही हो? मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। थोड़ी देर बाद लंच टाइम में जियांगर देखती है कि फू टिंगहान सिर्फ सादे चावल और अचार खा रहा है। जियांगर को उस पर दया आती है और वो उसे छेड़ते हुए कहती है, सिर्फ चावल खाकर तुम लंबे कैसे होगे? लेकिन फू टिंगहान उसे इग्नोर करता है। शायद वो चाहता है कि जियांगर उसे मनाए। यहाँ एक नया ट्विस्ट आता है। स्कूल गेट पर एक आदमी जियांगर को फूल देने आता है, जो किसी यंग मास्टर ने भेजे हैं। लेकिन जियांगर उन फूलों को कूड़े में फेंक देती है। ये यंग मास्टर कोई और नहीं बल्कि जियांगर का पुराना मंगेतर या अमीर दोस्त यानी चेंग जी है। वो अपने असिस्टेंट से कहता है, लगता है वो अभी भी मुझसे नाराज है, कोई बात नहीं, अब मैं वापस आ गया हूँ, खुद उससे बात करूंगा। लेकिन सबसे बड़ी बात, ये आदमी एक गहरी साजिश रच रहा है। वो कहता है, सुना है फू परिवार अपने उस नाजायज बेटे यानी इललेजिटिमेट चाइल्ड को ढूंढ रहा है, क्यों ना हम उनकी थोड़ी मदद कर दे? मतलब साफ है, फू टिंगहान की मुसीबतें बढ़ने वाली हैं। अब सीन कट होता है वेन शियू और स्कूल बुली लिन लिंग पर। लिन लिंग वेन शियू का दीवाना यानी सिम्प है। वेन शियू लिन लिंग के सामने रोने का नाटक करती है। वो झूठ बोलती है, फू टिंगहान ने मुझे बुली किया, वो मुझ पर पैसे खर्च नहीं करता और मुझे छोड़कर दूसरी लड़कियों पर डोरे डाल रहा है। लिन लिंग गुस्से से पागल हो जाता है। वो कहता है, साला फू टिंगहान, उसकी इतनी हिम्मत, अगर उसकी हैसियत नहीं है तो प्यार का नाटक क्यों करता है? लिन लिंग वेन शियू की झूठी बातों में आ जाता है। वो कहता है, हमारे स्कूल की ब्यूटी को वो रुला रहा है, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। वेन शियू आग में घी डालती है। सुना है वो नई लड़की जियांगर भी उसके पीछे है, वो जानबूझकर उसके पास बैठती है। लिन लिंग हैरान है, क्या वो भी उसे पसंद करती है? उस गरीब में ऐसा क्या है? लिन लिंग गुस्से में क्लासरूम में जाता है और अंदर से दरवाजा लॉक कर देता है। अब कमरे में सिर्फ फू टिंगहान और लिन लिंग है। लिन लिंग फू टिंगहान को कॉर्नर से पकड़ता है, अगर तू वेन शियू को पसंद नहीं करता तो उसे बता दे, दो नावों पर पैर मत रख, टू टाइमिंग मत कर। फू टिंगहान शांति से कहता है, हमारे बीच वैसा रिश्ता नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। लेकिन लिन लिंग सुनने को तैयार नहीं है। वो चिल्लाता है, मासूम बनने का नाटक मत कर, तूने उसे छोड़कर दूसरी लड़कियों के साथ चक्कर चलाया है, अगर तूने उसे फिर रुलाया तो मैं तेरा बुरा हाल कर दूंगा। गुस्से में लिन लिंग एक डेस्क पर लात मारता है। और वो डेस्क किसकी थी? हमारी हीरोइन जियांगर की। बाहर से जियांगर देखती है कि दरवाजा लॉक है। उसे डर लगता है, लिन लिंग सच में कानून नहीं मानता। जैसे तैसे दरवाजा खुलता है, जियांगर अंदर दौड़ती है। फू टिंगहान, क्या तुम ठीक हो? यहाँ एक बहुत ही मजेदार यानी फनी सीन होता है। फू टिंगहान जमीन पर है और लिन लिंग खड़ा है। जियांगर को लगता है फू टिंगहान पिटा है, लेकिन लिन लिंग चिल्लाता है, अरे ध्यान से देखो, मुसीबत में मैं हूँ, चोट मुझे लगी है। जियांगर उसकी बात नहीं सुनती और फू टिंगहान से पूछती है, तुम्हें चोट तो नहीं लगी? फू टिंगहान बहुत चालाकी से मासूम बनता हुआ कहता है, मैं ठीक हूँ, उसने ज्यादा जोर से नहीं मारा। ये सुनकर लिन लिंग का दिमाग फट जाता है। वो चिल्लाता है, क्या बकवास कर रहा है? तूने मुझे मारा और ऐसी जगहों पर मारा जहाँ निशान नहीं दिखते, अनसीन प्लेसेस पर। तू कितना शातिर यानी विशेष है। जियांगर लिन लिंग को ही डांटती है, चुप रहो, तुम ही उसे मार रहे थे, तुम कितने बुरे हो। इतने में प्रिंसिपल आ जाते हैं। ये क्या तमाशा है? प्रिंसिपल लिन लिंग की साइड लेने की कोशिश करते हैं क्योंकि वो अमीर घर से है, लेकिन जियांगर, फू टिंगहान और लिन लिंग के परिवारों के बीच प्रिंसिपल फंस जाते हैं। आखिरकार इंसाफ का दिखावा करने के लिए प्रिंसिपल सजा सुनाते हैं। फू टिंगहान और लिन लिंग, तुम दोनों अगले 15 दिन तक टीचिंग बिल्डिंग की सफाई करोगे। तभी लिन लिंग के पास घर से फोन आता है कि उसे दादाजी के साथ डिनर पर जाना है। वो डर जाता है और भाग खड़ा होता है, सारा काम फू टिंगहान पर छोड़कर। लेकिन हमारी हीरोइन कहाँ जाने वाली थी? जियांगर वहीं रुक जाती है। वो एक बड़ा पोछा उठाती है और फू टिंगहान को देती है। वो प्यार से उसे ताना मारती है, फू क्लासमेट, तुम फिर मुझसे दूर भाग रहे हो, you've distanced yourself। अभी पतझड़ है, नदी में तैरने का मौसम नहीं है, मतलब मुझसे दूर मत जाओ। फू टिंगहान चुपचाप उसे देखता रहता है। जियांग
और फू टिंगहान साथ में सफाई कर रहे हैं। फू टिंगहान थोड़ा उदास लग रहा है। जियांग उसे खुश करने की कोशिश करती है। वो एक पत्थर उठाकर नदी या किसी पानी वाली जगह में फेंकती है और कहती है, क्या तुम उदास हो? देखो, पतझड़ में नदी का इस्तेमाल ऐसे किया जाता है। चलो तुम भी एक फेंको। फू टिंगहान उसे देखता है और मन ही मन सोचता है, सिर्फ मैं ही उत्साहित हूँ, जबकि मेरी दुनिया में सिर्फ तुम हो। ये एक टूटते तारे यानी मीटियोर की तरह है। वो आगे सोचता है, मेरी चीजें ताले में बंद होनी चाहिए, इससे कोई दूसरा जैसे लिन लिंग फायदा नहीं उठा पाएगा। जियांग उसे धमकी भरे अंदाज में प्यार से कहती है, अगर लिन लिंग ने सफाई नहीं की तो मैं तुम्हारी जगह जाकर चैंग जी से शिकायत कर दूंगी। लगता है लिन लिंग उससे बहुत डरता है। यहाँ हमें पता चलता है कि लिन लिंग स्कूल का बुली जरूर है, लेकिन चैंग जी नाम के लड़के से डरता है। तभी एक क्लासमेट जियांग के पास आता है और झूठ बोलता है, जियांग, अगली पीई क्लास के लिए टीचर ने तुम्हें इक्विपमेंट रूम से शटल कॉक लाने को कहा है। जियांग बिना शक किए वहाँ चली जाती है। अंदर अंधेरा है। जैसे ही वो शटल कॉक ढूंढ रही होती है, अचानक दरवाजा बंद हो जाता है। धड़ाम। जियांग डर जाती है। दरवाजा क्यों बंद किया? मैं डर रही हूँ। अंदर उसे लिन लिंग दिखाई देता है। वो भी चौंक जाता है। तुम यहाँ क्यों छुपी हो? क्या मैं पागल हूँ जो यहाँ छुपूंगा? मुझे किसी ने बॉल लाने भेजा था। जियांग समझ जाती है कि ये एक जाल है। वो चिल्लाती है, दरवाजा खोलो, यहाँ बहुत घुटन हो रही है, मुझे धूल से एलर्जी है। बाहर वेन शियू खड़ी मुस्कुरा रही है। उसने ही ये प्लान बनाया था ताकि फू टिंगहान को लगे कि जियांग और लिन लिंग अकेले कमरे में कुछ गलत कर रहे हैं। लेकिन तभी अंदर जियांग की तबीयत बिगड़ने लगती है। लिन लिंग घबरा जाता है। जियांग, तुमने क्या खा लिया? उसे थूको, मजाक मत करो, मुझे डराओ मत। सीन बाहर आता है। फू टिंगहान जियांग को ढूंढ रहा है। वेन शियू उसके पास आती है और आग में घी डालती है। अरे, जियांग तुम्हारे साथ नहीं है? मैंने अभी उसे इक्विपमेंट रूम में देखा था। वो और लिन लिंग वहाँ मजे कर रहे थे, प्लेइंग अराउंड। मुझे लगा मेरी आंखों का धोखा है, पर वे काफी करीब लग रहे थे। फू टिंगहान का चेहरा गुस्से से तमतमा जाता है। वेन शियू उसे भड़काती है, तुम उसकी इतनी परवाह करते हो? तुम्हें सिर्फ मेरी परवाह करनी चाहिए। लेकिन फू टिंगहान उसकी बकवास नहीं सुनता। वो दौड़कर इक्विपमेंट रूम का दरवाजा तोड़ता या खोलता है। अंदर का नजारा डरावना है। जियांग जमीन पर पड़ी है, उसे सांस लेने में दिक्कत हो रही है। लिन लिंग डर के मारे चिल्ला रहा है, जियांग, मरो मत प्लीज। फू टिंगहान जियांग को अपनी गोद में उठा लेता है। वो लिन लिंग को धक्का देता है और चिल्लाता है, दूर हटो। वेन शियू जो ये तमाशा देख रही थी, अब अपना पैंतरा बदलती है। वो जियांग पर ही इल्जाम लगाती है, जियांग लाओ, तुम क्या कमाल की एक्टिंग करती हो। आखिरकार तुम्हें मौका मिल ही गया कि फू टिंगहान तुम्हें और लिन लिंग को अकेले कमरे में देख ले। मुझे नहीं पता था तुम मेरे लिए ये शो करोगी। वेन शियू ये जताना चाहती है कि जियांग ने जानबूझकर ये सब किया है। फू टिंगहान किसी की नहीं सुनता। वो जियांग को लेकर इन्फर्मरी की तरफ भागता है। उसकी आंखों में डर है। जियांग को हल्का होश आता है। वो देखती है कि फू टिंगहान कितना परेशान है। वो सोचती है, तो तुम सच में मेरी चिंता करते हो? वो धीरे से पूछती है, फू टिंगहान, क्या हम एक दूसरे को जानते हैं? उसे बचपन की एक धुंधली याद आती है। जियांगर बड़बड़ाती है, यहाँ दर्द नहीं हो रहा, क्या मैं सपना देख रही हूँ, या उस मेलन लिन युआन ने मुझे मार डाला? वो खुद से पूछती है, क्या ये मैं बचपन में ऐसी दिखती थी? क्या हम एक ही किंडरगार्टन में थे? तभी छोटी जियांगर छोटे फू टिंगहान के पास आती है और अपना छाता उसे देते हुए कहती है, तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें लेने नहीं आए, तुम मेरा छाता ले लो, इससे तुम्हारे कपड़े नहीं भीगेंगे। छोटा फू टिंगहान मना करता है, पर जियांगर कहती है, कल वापस कर देना। छोटा फू टिंगहान पूछता है, पर तुम्हारा नाम क्या है? मैं तुम्हें कैसे ढूंढूंगा? वो अपना नाम बगैर बताए चली जाती है, पर जियांगर की आत्मा अपना परिचय देती है, मेरा नाम जियांगर है, वही राजा और कान वाले रेडिकल वाला जियांग। यहीं से इन दोनों की किस्मत एक दूसरे से जुड़ गई। कहानी वर्तमान में लौटती है। जियांगर हॉस्पिटल में है और फू टिंगहान उसे देखने आया है। जियांगर उसे देखकर चौंकती है, अरे तुम यहाँ क्यों हो? फू टिंगहान जाने लगता है। उसे लगता है जियांगर उसे नहीं देखना चाहती। वो कहता है, ठीक है, मैं चला जाता हूँ। लेकिन जियांगर उसे रोकती है, अरे नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था, मैं बस डरी हुई हूँ और तुम्हें डराना नहीं चाहती थी। तुम बैठो ना। वो उससे सीधा सवाल करती है, फू टिंगहान, तुम कौन से किंडरगार्टन में थे? फू टिंगहान जवाब देता है, हैप्पी किंडरगार्टन। जियांगर को यकीन हो जाता है कि उसका सपना सच था। वो सोचती है, हम एक दूसरे को इतने सालों से जानते हैं, पर क्या ये सही है? जियांगर का ओवर थिंकिंग वाला दिमाग फिर शुरू हो जाता है। वो सोचती है, अगर भविष्य में ये विलन बन गया तो कहीं ये मुझे इसीलिए तो नहीं मार देगा क्योंकि मुझे इसके बचपन के डार्क सीक्रेट्स पता है। अरे यार, मुझे बचपन में ही इससे दोस्ती कर लेनी चाहिए थी। भारी मिसकैलकुलेशन हो गया। फू टिंगहान जियांगर के लिए वॉन्टॉन्स लाया है। जियांगर को झींगा वाले वॉन्टॉन्स बहुत पसंद है। वो मजे से खाते हुए पूछती है, क्या तुमने ये बनाए हैं? फू टिंगहान धीरे से कहता है, हाँ। जियांगर बताती है कि उसकी डस्ट एलर्जी इतनी खतरनाक है कि ये दूसरी बार है जब वो हॉस्पिटल आई है। पहली बार कब हुआ था? उसे धुंधला सा याद है कि जूनियर हाई स्कूल के दिनों में एक बस में उसके सामने एक बूढ़ा आदमी धूल से भरा प्लास्टिक बैग झाड़ने लगा और वो बेहोश हो गई थी। पर उसे ये भी याद है कि उस दिन किसी ने उसकी मदद की थी जिसे उसे कुछ वापस करना था। उसे नहीं पता था कि वो अजनबी कोई और नहीं बल्कि
बल्कि फूटिंग हान ही था जो तब भी उसके आसपास था। तभी हॉस्पिटल के कमरे में सॉन्ग वोंग की एंट्री होती है। जियांगर उसे देखते ही गुस्से से भर जाती है और चिल्लाती है, कातिल, यहाँ से दफा हो जाओ। सॉन्ग वोंग मासूम बनने का नाटक करता है। क्या तुम अभी भी मुझसे नाराज हो? मैंने जो किया वो सिर्फ तुम्हारे प्यार में किया। जियांगर उसका असली चेहरा सबके सामने लाती है। सॉन्ग वोंग ने जियांगर को पूरी क्लास और स्कूल से अलग थलग करवा दिया था ताकि वो अकेली पड़ जाए और सॉन्ग वोंग मसीहा बनकर उसकी लाइफ में आए। जियांगर कहती है, इसे प्यार नहीं, साजिश कहते हैं। अगर तुम अभी नहीं गए तो मैं पुलिस बुला लूंगी। सॉन्ग वोंग वहां खड़े फूटिंग हान की बेइज्जती करना शुरू करता है। वो कहता है, फूटिंग हान, तुम तो गटर के चूहे हो, तुम्हारी पैदाइश ही मनहूस है, तुम कभी खुश नहीं रह सकते। वो फूटिंग हान को धमकी देता है, जियांगर यानी जियांग वान से दूर रहो, तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि वो मेरे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। लेकिन फूटिंग हान अब वो पहले वाला कमजोर लड़का नहीं है। वो सॉन्ग वोंग को एक जोरदार मुक्का जड़ देता है। सॉन्ग वोंग वहां से भाग जाता है। जियांगर खुश होकर कहती है, थैंक यू, उस मुक्के की उसे सख्त जरूरत थी। फूटिंग हान अभी भी सॉन्ग वोंग की बातों से परेशान है। वो जियांगर से पूछता है, उसने तुमसे और क्या कहा? जियांगर कहती है, कुछ नहीं, मामूली बातें थी। फूटिंग हान उसे चेतावनी देता है, सॉन्ग वोंग खतरनाक है, उससे दूर रहना। जियांगर शरारत से पूछती है, और तुम भी तो कुछ दिनों पहले मुझसे दूर भाग रहे थे, क्या मुझे तुमसे भी दूर हो जाना चाहिए? फूटिंग हान के पास कोई जवाब नहीं है, लेकिन जियांगर उसका हाथ थामकर बड़ी यकीन से कहती है, फूटिंग हान, मेरी बात कान खोलकर सुन लो। मेरे दिल में तुम एक बहुत ही काबिल और टैलेंटेड इंसान हो, कोई गटर के चूहे नहीं। जियांगर जज्बात में बहकर फूटिंग हान से कुछ ऐसा कह देती है जो उसे नहीं कहना चाहिए था। वो कहती है, भविष्य में तुम और भी काबिल बनोगे, और फिर अचानक रुक जाती है। वो सोचती है, अरे नहीं, अगर मैंने ज्यादा बोला तो मेरा पुनर्जन्म रीबर्थ का राज खुल जाएगा। वो बात संभालते हुए कहती है, मेरा मतलब है मैं काबिल लोगों को पसंद करती हूँ, इसलिए तुम मुझे कितना भी दूर धकेलो, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी। तभी वहाँ लिन लिंग दौड़ता हुआ आता है। वो घबराया हुआ है। जियांगर, शुक्र है तुम ठीक हो। स्कूल के ऑनलाइन फोरम पर खबर वायरल हो गई है कि मैंने तुम्हें इतना मारा कि तुम मरने वाली हो, मेरे पापा मुझे मार डालेंगे। वो गिड़गिड़ाता है, प्लीज अपने पापा से कह देना कि ये सब झूठ है। जियांगर उसे ताना मारती है, अगर तुम सच में मारे जाते तो वो सबसे अच्छा होता। लेकिन लिन लिंग अपनी हरकतों से बाज नहीं आता। वो फूटिंग हान को देखता है और कहता है, अरे फू, वेनशियो आजकल बहुत उदास है, क्या तुमने उसे फिर परेशान किया? जियांगर बीच में बोलती है, क्या बकवास कर रहे हो? वेनशियो तो फूटिंग हान की व्हाइट मूनलाइट है, पहला प्यार, वो उसे क्यों परेशान करेगा? यहाँ फूटिंग हान एक बम फोड़ता है, वेनशियो मेरी सौतेली बहन है, हमारे पिता एक हैं पर माँ अलग। ये सुनकर जियांगर और लिन लिंग दोनों के होश उड़ जाते हैं। लिन लिंग शर्मिंदा होकर माफी मांगता है, भाई फू, मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था। तभी एक सूट बूट वाला आदमी, फू परिवार का नौकर या बटलर, वहां आता है। वो फूटिंग हान को यंग मास्टर कहकर बुलाता है। वो कहता है, मिस्टर फू यानी फूटिंग हान के पिता आपसे मिलना चाहते हैं, प्लीज ये मैसेज उन तक पहुंचा दीजिए। फूटिंग हान साफ इनकार कर देता है, मैं उनसे नहीं मिलना चाहता। वो आदमी, शायद पिता का जासूस, अपने बॉस को फोन पर रिपोर्ट करता है, सर, यंग मास्टर की माँ यानी जियांग सरनेम वाली औरत के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल रही, शायद वो मर चुकी हैं, इसीलिए अब ये जरूरी नहीं है। तभी सॉन्ग वोंग यानी जियांगिर का साइको प्रेमी फिर से सीन में आता है। वो फूटिंग हान को धमकाता है, तुम इस चूहे के बिल जैसी जगह में क्यों रह रहे हो, अपने बाप के पास वापस क्यों नहीं चले जाते? वो जियांगर के लिए अपनी पागलपन वाली दीवानगी जाहिर करता है। जियांगर एक नाजुक कनारी चिड़िया है, उसे देखभाल की जरूरत है, मैं किसी को उसके पास नहीं आने दूंगा, वो सिर्फ मेरी है। वो फूटिंग हान को ताना मारता है, तुम सिर्फ एक नाजायज औलाद हो, उससे दूर रहो, अगर तुमने उसे चोट पहुंचाई तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। फूटिंग हान मन ही मन सोचता है, शायद मैं शुरू से गलत था, भागने से कुछ नहीं होगा, मुझे ताकतवर बनना होगा ताकि मैं सच में उसकी रक्षा कर सकूं। अगले सीन में जियांगर के पापा स्कूल आते हैं। वो माफी मांगते हैं कि जब जियांगर हॉस्पिटल में थी वे बिजनेस ट्रिप पर थे, लेकिन यहाँ एक बहुत ही फनी मोमेंट होता है। पापा कहते हैं, तुम्हारी माँ ने बताया कि तुम्हारे 3 अच्छे दोस्त हैं, एक नीला, एक लाल और एक बहुत हैंडसम काला लड़का। जियांगर के दोस्तों के बालों या कपड़ों के रंग की बात हो रही है। पापा मजाक करते हैं, अरे अंकल, क्या वो सुपर कूल ब्लू वाला नहीं था? फिर वो जियांगर को घर जाने के लिए कहते हैं और खुद मीटिंग के लिए निकल जाते हैं। जाते जाते जियांगर और उसके पापा एक दूसरे को प्यारे से बाय बाय करते हैं। जियांगर और फूटिंग हान ड्राइवर यानी अंकल झाओ की कार में बैठते हैं। रास्ते में अचानक कार को जोर का झटका लगता है क्योंकि सड़क पर कंस्ट्रक्शन चल रहा है। झटके से जियांगर सीधा फूटिंग हान की गोद में गिर जाती है। ओहो, दोनों के बीच एक बेहद नजदीकी और रोमांटिक पल आता है। जियांगर का चेहरा शर्म से लाल हो जाता है। वो हड़बड़ाकर उठती है और कहती है, सॉरी, आगे वाली सीट ज्यादा आरामदायक है। फूटिंग हान का चेहरा भी लाल हो गया है। अंकल झाओ रियर व्यू मिरर में सब देख रहे हैं। वो मजे लेते हुए पूछते हैं, अरे बेटा, तुम्हारा चेहरा इतना लाल क्यों है,
क्या कार का एसी खराब हो गया है? फिर वो जियांगर को भी छेड़ते हैं, अरे बिटिया तुम्हारा चेहरा भी तो लाल है, लगता है बहुत गर्मी है। दोनों बच्चे शर्मिंदा हो जाते हैं और एक दूसरे को इडियट कहते हैं। कार विला एरिया के पास पहुंचती है। फू टिंगहान गाड़ी रुकवाता है और उतरकर फल खरीदने जाता है। जियांगर पूछती है, तुमने बीच में गाड़ी क्यों रुकवाई? फू टिंगहान कहता है, मैं पहली बार तुम्हारे अंकल आंटी से मिलने जा रहा हूँ, खाली हाथ जाना अच्छा नहीं लगता। जियांगर समझ जाती है कि फू टिंगहान ने विला के पास वाली महंगी दुकानों से फल न खरीदकर पहले ही खरीद लिए क्योंकि वहाँ कीमतें बहुत ज्यादा हैं। वो उसकी समझदारी की दाद देती है। फू टिंगहान जियांगर के घर के बाहर खड़ा है और बहुत सारे महंगे फल खरीद रहा है। जियांगर मन ही मन सोचती है, बेचारा, इसके बाद इसे कितने पार्ट टाइम जॉब्स करने पड़ेंगे। वो उसे रोकती है, रहने दो, हमारे घर में ऐसे रीति रिवाज नहीं है। जियांगर उसे मजाक में छेड़ती है, अरे पहली बार लड़का अपने ससुर और सास, फादर इन लॉ और मदर इन लॉ से मिलने जा रहा है, नर्वस तो होगा ही। फू टिंगहान चौंक जाता है, क्या ससुर और सास? जियांगर अपनी गलती सुधारने की कोशिश करती है, मेरा मतलब है अंकल और आंटी, तुम तो बड़े संस्कारी बन रहे हो। वो मन ही मन खुश होती है, लगता है मैंने इस पावरफुल इंसान फू टिंगहान को पटा लिया है। घर के अंदर जियांगर फू टिंगहान को फल खिला रही है। वो कहती है, ये लो तुम भी खाओ। तभी फू टिंगहान गलती से उसी कैन से ड्रिंक पी लेता है जिससे जियांगर पी रही थी। जियांगर शर्माए जाती है, अरे वो मेरा था। फू टिंगहान का चेहरा शर्म से लाल हो जाता है, सॉरी मेरा वो मतलब नहीं था। जियांगर उसे और छेड़ती है, फू क्लासमेट, मुझे नहीं पता था तुम इतनी जल्दी शर्मिंदा हो जाते हो। इसके बाद जियांगर उसे अपने बचपन के खिलौने और नक्काशी दिखाती है। वो कहती है, देखो ये सब मैंने बनाए हैं, किंडरगार्टन से लेकर अब तक। जियांगर उसे अपनी लकड़ी की नक्काशी दिखाती है और कहती है, तुम्हें जो पसंद हो ले लो। फू टिंगहान एक छोटी सी लकड़ी की मूर्ति चुनता है और कहता है, मुझे ये बहुत पसंद है। जियांगर को याद आता है कि उसका सबसे पहला काम एक छोटा सा डायनासोर था जो बहुत बदसूरत था। जब उसने वो अपने दोस्तों को दिखाया था तो सबने उसका मजाक उड़ाया था और उसने उसे गुस्से में फेंक दिया था। लेकिन फू टिंगहान धीरे से कहता है, वो बदसूरत नहीं था, बहुत प्यारा क्यूट था। जियांगर हैरान रह जाती है, क्या तुमने कुछ कहा? फू टिंगहान बात बदल देता है, कुछ नहीं। अब माहौल थोड़ा गंभीर हो जाता है। जियांगर पूछती है, तुम और तुम्हारी बहन वेन शियो के बीच क्या रिश्ता है? वो तुमसे नफरत करती है, फिर भी तुम उसे फोन और पैसे देते हो। फू टिंगहान एक गहरा राज खोलता है, वो मुझसे नफरत करती है क्योंकि मैंने उसके पिता को मारा है। जियांगर सन रही जाती है। फू टिंगहान बताता है, मिस्टर वेन और मिस्टर फू अलग अलग पिता हैं, पर माँ एक नहीं थी। दरअसल प्राइमरी स्कूल के बाद मेरी माँ की एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। उसी एक्सीडेंट में मेरी सुनने की क्षमता, हियरिंग चली गई थी। वो आगे बताता है, अंकल वेन शियो के पिता मेरी माँ की बेस्ट फ्रेंड थे। क्योंकि मेरी माँ ने उनकी पत्नी की जान बचाई थी, इसलिए माँ की मौत के बाद अंकल वेन ने मुझे गोद ले लिया था। फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि छोटा फू टिंगहान अंकल वेन के साथ रह रहा है। उसका जन्मदिन है और अंकल वेन उसे गिफ्ट देते हैं। तभी छोटी वेन शियो वहाँ आती है और हंगामा करती है। वो चिल्लाती है, पापा आपने मुझे वो प्रिंसेस ड्रेस नहीं दिलाई, पर इसके लिए गिफ्ट ले आए, आप भेदभाव करते हैं। अंकल वेन उसे समझाते हैं, मैं तुम्हें भी दिला दूंगा, लेकिन वेन शियो नहीं मानती। वो फू टिंगहान को धक्का देती है और कहती है, दूर हटो मनहूस, तुम्हारी बीमारी की वजह से मेरे पापा के पैसे खर्च हो रहे हैं। हमारे रिश्तेदार हमसे बात नहीं करते क्योंकि उन्हें लगता है हम बदकिस्मत हैं। मेरे घर से निकल जाओ। अंकल वेन गुस्से में वेन शियो को थप्पड़ मार देते हैं। वेन शियो रोते हुए इल्जाम लगाती है, आपने मुझे मारा, आप इसे इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि आप इसकी माँ से प्यार करते थे। सब जानते हैं आपका चक्कर चल रहा था। ओ गॉड, वेन शियो बचपन से ही इतनी जहरीली थी। फू टिंगहान अपनी कहानी आगे बढ़ाता है। एक रात अंकल वेन उसे बुलाते हैं। वो कहते हैं, मौसम ठंडा है, चलो बाहर चलकर वेन शियो के लिए कुछ स्नैक्स और गिफ्ट्स ले आते हैं ताकि वो मान जाए। जियांगहान, फू टिंगहान, तुम भी चलो, मुझे बच्चों की पसंद का पता नहीं है। वे दोनों बाहर जाते हैं। अंकल वेन एक फोन कॉल उठाने के लिए रुक जाते हैं। तभी अचानक लाइट चली जाती है, पावर आउटेज। अंधेरे में कुछ गुंडे आते हैं और चाकू दिखाकर लूटने की कोशिश करते हैं। हिलना मत, पैसे दे दो। अंकल वेन कहते हैं, सब ले लो पर हमें छोड़ दो। लेकिन एक गुंडा अंकल वेन की अंगूठी मांगता है। अंकल वेन चिल्लाते हैं, नहीं, ये मेरी पत्नी की शादी की अंगूठी है, मैं ये नहीं दूंगा, कोई बेवकूफी मत करना। अंकल वेन इनकार कर देते हैं। तभी गुंडे उन पर हमला करते हैं। छोटा फू टिंगहान जो पास ही खड़ा था कुछ नहीं कर पाता, वो डर के मारे जम जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि वेन शियो जो छोटी बच्ची है रो रही है और फू टिंगहान पर चिल्ला रही है, अब यहाँ घुटने टेकने से क्या फायदा, मेरे पापा मर चुके हैं, अगर उन्होंने तुम्हें गोद नहीं लिया होता तो ये सब नहीं होता, तुम उनके इतने करीब थे, तुमने उन्हें बचाया क्यों नहीं, तुम बहरे क्यों हो। फू टिंगहान टूट जाता है, वो खुद को दोषी मानता है। वर्तमान में जियांगर उसे सांत्वना देती है, फू टिंगहान याद रखो, अंकल वेन की मौत में तुम्हारा कोई हाथ नहीं था, जो तुम्हारे बस में नहीं था उसे तुम रोक नहीं सकते थे, सारी बदकिस्मती का बोझ खुद पर मत डालो, तुम अकेले थक जाओगे। अचानक कमरे का दरवाजा खुलता है। जियांगर के पापा अंदर आ जाते हैं। धड़ाम। जियांगर और फू टिंगहान एक दूसरे के बहुत करीब थे। पापा उन्हें रंगे हाथों पकड़ लेते हैं। पापा पूछते हैं, तुम दोनों इस बंद कमरे में क्या कर रहे हो और इतने करीब क्यों बैठे हो।
जियांगर घबरा जाती है। हम बस नॉर्मल चैट कर रहे थे। पापा शक करते हैं, नॉर्मल चैट? अकेले लड़का लड़की और इतने करीब? तभी फू टिंगहान बहुत चालाकी से एक झूठ बोलता है, अंकल जियांग, दरअसल मेरी सुनने की मशीन खराब हो गई है, इसलिए मुझे सुनने के लिए जियांगर के बहुत पास आना पड़ता है। पापा का गुस्सा पिघल जाता है। ओह, तो ये बात है बेटा, कोई बात नहीं, मुझे लगा मेरा दिमाग गंदा है। पापा कहते हैं चलो नीचे आ जाओ, डिनर तैयार है। पापा गलती से डिनर को ब्रेकफास्ट बोल देते हैं, फिर सुधारते हैं। पापा के जाने के बाद जियांगर हंसने लगती है। वाह फू क्लासमेट, पहले तुम झूठ बोलते वक्त लाल हो जाते थे, अब तो तुम बिना पलक झपकाए झूठ बोल लेते हो। नीचे डाइनिंग टेबल पर मम्मी भी है। वे फू टिंगहान के बहरेपन के बारे में पूछती है। पापा जोर जोर से चिल्लाकर बात करते हैं ताकि बहरा फू टिंगहान सुन सके। मम्मी उन्हें टोकती है, अरे धीरे बोलो, वो मशीन पहनता है। पापा कहते हैं, अरे उसकी मशीन तो खराब है ना, इसलिए जोर से बोल रहा हूँ। फिर मम्मी और पापा का एक छोटा सा रोमांटिक सीन होता है। मम्मी पापा के पेट का मजाक उड़ाती हैं कि वो मोटे हो रहे हैं और अब उन्हें जवान लड़के यानी यंगर पीपल पसंद आने लगे हैं। पापा कसम खाते हैं, अरे नहीं डार्लिंग, मेरा पेट तो सख्त है, छू कर देखो। बच्चे यानी जियांगर और फू टिंगहान शर्मिंदा होकर इधर उधर देखने लगते हैं। डिनर शुरू होता है। मम्मी फू टिंगहान को बहुत सारा खाना परोसती हैं। बेटा तुम बहुत दुबले हो, और खाओ। तभी दरवाजे की घंटी बजती है। नौकर बताता है कि मिस्टर सॉन्ग आए हैं। जी हाँ, सॉन्ग वोंग वापस आ गया है। वो अंदर आकर कहता है, अरे आंटी, बहुत समय हो गया, मैं विदेश गया हुआ था, अब वापस आ गया हूँ और कभी नहीं जाऊंगा। जियांगर और फू टिंगहान दोनों को ये पसंद नहीं आता। मम्मी पूछती है, ये कौन है? जियांगर कहती है, मुझे नहीं पता, पर शक्ल से चोर लगता है। फू टिंगहान मन ही मन खुश होता है कि जियांगर उसका पक्ष ले रही है। सॉन्ग वोंग जबरदस्ती टेबल पर बैठ जाता है। वो जियांगर के लिए चिकन लेग परोसता है और कहता है जियांगर को चिकन विंग्स पसंद नहीं है, लेकिन जियांगर उसे करारा जवाब देती है, सॉरी, अब मुझे चिकन विंग्स ही पसंद है। मतलब साफ है, अब मेरी पसंद बदल चुकी है। तभी सॉन्ग वोंग भी किचन में आ धमकता है। वो जियांगर से पूछता है, तुम बदल गई हो, पहले तुम मेरे साथ अच्छी थी, क्या ये सब उस फू टिंगहान की वजह से है? जियांगर उसका हाथ झटक देती है, मेरा हाथ छोड़ो, मेरे पेरेंट्स बाहर है, तमाशा मत करो। सॉन्ग वोंग उसे धमकी देता है, क्या तुम जानती हो फू टिंगहान कौन है? उसका अतीत काला है। जियांगर कहती है, उसका अतीत जो भी हो, तुम्हें उससे क्या मतलब? जियांगर वहां से जाने लगती है, लेकिन सॉन्ग वोंग उसे फिर से पकड़ लेता है। जियांगर उसे धक्का देती है और कहती है, याद रखना, अपना मुंह पोंछ लेना, अगर मेरे अंकल आंटी ने देख लिया तो गलतफहमी हो जाएगी। फू टिंगहान बाहर से ये सब देख रहा है। वो पूछता है, क्या उसने तुम्हें चोट पहुंचाई? जियांगर इनकार करती है, लेकिन उसकी आंखों में डर है। जियांगर फू टिंगहान से एक बहुत गंभीर सवाल पूछती है, अगर तुम्हारे असली पिता जो कि बहुत पावरफुल और अमीर हैं, तुम्हें लेने आए तो क्या तुम उनके साथ जाओगे? फू टिंगहान बिना किसी हिचकिचाहट के जवाब देता है, नहीं, जब तक मैं सॉन्ग वोंग के खतरे को पूरी तरह खत्म नहीं कर देता, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। जियांगर खुश हो जाती है, क्या तुम पक्का हो? फू टिंगहान बात बदल देता है, चलो अम्यूजमेंट पार्क चलते हैं, मैंने सुना है वो खुल गया है और वहां बहुत मजा आता है। जियांगर मना कर देती है क्योंकि कल उसकी क्लास है, लेकिन वे दोनों घर जाने का फैसला करते हैं। घर जाते समय जियांगर को ठंडी हवा लगती है और उसे छींक आ जाती है। आछू। फू टिंगहान उसे ताना मारता है, इतनी कम उम्र में इतनी नाजुक कैसे हो सकती हो? अगले दिन स्कूल में लिन लिंग फिर से ड्रामा शुरू करता है। वो फोरम पर देखता है कि लोग जियांगर के बेहोश होने का मजाक उड़ा रहे हैं और फू टिंगहान को दोषी बता रहे हैं। लिन लिंग कहता है, भाई फू, ये लोग क्या बकवास कर रहे हैं, मैंने तो बस उसे बचाने की कोशिश की थी जब वो चोक कर रही थी। जियांगर भी फू टिंगहान का पक्ष लेती है, हाँ, उसने मेरी मदद की थी। फिर लंच के दौरान जियांगर देखती है कि फू टिंगहान सिर्फ टमाटर और अंडे यानी स्क्रैम्बल्ड एग्स विद टमेटोज खा रहा है। वो पूछती है, क्या तुम्हें सिर्फ टमाटर पसंद है? फू टिंगहान हाँ में सिर हिलाता है। जियांगर उसे अपने घर डिनर पर बुलाती है, आज रात मेरे घर आना, मेरी मॉम यानी आंट सन बहुत अच्छा खाना बनाती है। वो जियांगर से कहता है, तुम घर जाओ, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। लेकिन जियांगर को शक होता है, वो चुपके से उसका पीछा करती है। फू टिंगहान एक रेस्टोरेंट में अपनी सौतेली माँ यानी लेडी फू से मिलता है। लेडी फू उसे देखती है और कहती है, तुम बिल्कुल अपनी माँ जैसे दिखते हो, माफ करना, हमारा खून का रिश्ता नहीं है, मैं सिर्फ अपने सगे बेटे की माँ हूँ। फू टिंगहान बेरुखी से पूछता है, क्या आप चाहती है मैं फू परिवार में वापस आऊँ? लेडी फू कहती है, नहीं, मैं भी यही चाहती हूँ कि तुम वापस ना आओ और हमारी जिंदगी में दखल ना दो। अजीब बात है, अगर वे उसे वापस नहीं चाहती तो बुलाया क्यों? यहाँ लेडी फू अपना असली पत्ता खोलती हैं। वे कहती हैं, तुमने अभी तक अपने छोटे भाई मिनयान से नहीं मिले हो ना? फू टिंगहान साफ कहता है, मैं अपनी माँ की इकलौती संतान हूँ, वो मेरा भाई नहीं है। वे कहती हैं, डॉक्टर ने कहा है कि अगर सर्जरी नहीं हुई तो मिनयान 18 साल से ज्यादा नहीं जिएगा। अब असली सच्चाई सामने आती है। लेडी फू चिल्लाती है, मुझे फू टिंगहान की इकलौती किडनी चाहिए, उसने मेरे परिवार को बर्बाद किया है, शायद उसकी माँ के कारण, तो उसे कुछ तो चुकाना पड़ेगा। वे कहती है, मैंने उसका टिश्यू मैचिंग टेस्ट करवाने का इंतजाम कर लिया है। फू टिंगहान के पिता जो वहाँ मौजूद है कहते हैं, रुको, जरूरी नहीं कि वो मैच करे, लेकिन लेडी फू पागल हो चुकी है, मुझे बस उसकी किडनी चाहिए। ओ माई गॉड। तो फू
टिंगहान को वापस इसलिए नहीं बुलाया जा रहा कि उसे प्यार मिले, बल्कि इसलिए कि उसका स्पेयर पार्ट्स यानी किडनी निकालकर उनके सगे बेटे को दी जा सके। जियांगर फू टिंगहान को ढूंढ रही थी और आखिरकार उसे पा लेती है। वो सांस फूलते हुए कहती है, तुम बेवकूफ हो क्या? मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही हूँ। फू टिंगहान हैरान है, तुमने मुझे फिर से ढूंढ लिया? जियांगर गहरी सांस लेती है और एक इमोशनल बात कहती है, तुम बहुत स्मार्ट हो, खाना बना सकते हो और तुम्हारी पर्सनालिटी इतनी अच्छी है। भविष्य में जो भी लड़की तुमसे शादी करेगी वो बहुत खुश रहेगी। फू टिंगहान पूछता है, सच्ची? जियांगर कहती है, बिल्कुल, बस शर्त यह है कि तुम अपनी शादी के दिन बीच में गायब न हो जाओ और तुम्हारी मंगेतर तुम्हें किसी दूसरी औरत को गले लगाते हुए ना देख ले। यहाँ जियांगर अनजाने में अपने पिछले जन्म की घटना का जिक्र कर देती है जहाँ फू टिंगहान शायद उसे छोड़कर चला गया था। जैसे ही वो ये बोलती है उसे अपनी गलती का एहसास होता है। ओ नो, ये तो बहुत स्पेसिफिक हो गया। अगर फू टिंगहान को पता चल गया कि मैं पुनर्जन्म लेकर आई हूँ तो मेरा सारा प्लान बेकार हो जाएगा। वो बात संभालते हुए कहती है, अरे मैंने ऐसा एक नॉवल में पढ़ा था, ये तो आम प्लॉट है। फू टिंगहान मुस्कुराता है, मैं वादा करता हूँ मैं ऐसा नहीं करूंगा। फू टिंगहान गंभीर हो जाता है। वो कहता है, ये कहना मुश्किल है, लेकिन अगर मैं भविष्य में उस लड़की यानी जियांगर से शादी करने के लिए खुशकिस्मत हुआ जो मेरे दिल में है, तो मौत भी मुझे उससे मिलने से नहीं रोक पाएगी। मैं शपथ लेने के लिए दौड़ता हुआ आऊंगा। वाह, क्या लाइन मारी है। जियांगर मन ही मन सोचती है, पिछले जन्म में फू टिंगहान शायद मुझे पसंद करता था। नहीं, अगर वो मुझे पसंद करता तो मेरे पूरे परिवार को क्यों बर्बाद करता? शायद मैं गलत सोच रही हूँ। वो खुद को समझाती है, कोई बात नहीं, इस जन्म में मैं उसका दिल जीत लूंगी ताकि वो विलेन ना बने, सब ठीक हो जाएगा। अगले दिन स्कूल में अचानक मेडिकल चेकअप अनाउंस होता है। टीचर बताती है कि पड़ोस के स्कूल में स्पोर्ट्स मीट के दौरान एक बच्चे की अचानक मौत हो गई थी, इसलिए एहतियात के तौर पर सबका चेकअप हो रहा है। लेकिन जियांगर देखती है कि फू टिंगहान की रिपोर्ट दूसरों से बहुत मोटी है, उसमें लिवर और किडनी फंक्शन टेस्ट्स भी शामिल हैं। वो पूछती है, ये क्या है? क्या तुम्हारी सर्जरी होने वाली है जिससे तुम सुनने लगोगे? फू टिंगहान झूठ बोलता है, हाँ, एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर आया है, सर्जरी के बाद मुझे हियरिंग एड की जरूरत नहीं होगी। जियांगर खुश होकर कहती है, सर्जरी पक्का सफल होगी, मुझे पता है। फू टिंगहान पूछता है, तुम्हें कैसे पता? जियांगर फिर फंस जाती है। वो मजाक में कहती है, क्योंकि मैं भविष्य देख सकती हूँ। हा। फू टिंगहान मन ही मन सोचता है, अगर जियांगर सच में पुनर्जन्म लेकर आई होती तो वो मुझसे दूर रहती, क्योंकि पिछले जन्म में मैंने उसे बहुत दुख दिया था, इसलिए ये सिर्फ इत्तेफाक है। जियांगर बहुत खुश है कि फू टिंगहान के कान ठीक होने वाले हैं। वो कहती है, चलो आज डक ब्लड और वर्मिसेली सूप खाने चलते हैं, ये दुकान 20 साल पुरानी है। वो फू टिंगहान को एड्रेस भेजने के लिए अपना फोन निकालती है, लेकिन उसकी बैटरी लो है। फू टिंगहान कहता है, मैं अपना फोन नहीं इस्तेमाल कर सकता, वो टूट गया है। तभी वो जियांगर को सरप्राइज देता है, वो एक नया फोन निकालता है। जियांगर हैरान है, आज तुम इतने दरिया दिल कैसे हो गए? तुमने सच में नया फोन ले लिया? फू टिंगहान कहता है, मुझे तुमसे कांटेक्ट करने के लिए फोन चाहिए था। जियांगर पूछती है, लेकिन तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए? फू टिंगहान कहता है, मेरे पास अब बहुत पैसे हैं, लाखों में सेविंग्स हैं। जियांगर उसका अकाउंट बैलेंस देखती है, 1 2 3 4 5 6 लाखों में रकम। वो घबरा जाती है, तुमने ये पैसे कैसे कमाए? कोई गैर कानूनी काम तो नहीं किया? मुझे लग ही रहा था तुम आजकल अजीब बर्ताव कर रहे हो, कहीं तुम गलत रास्ते पर तो नहीं चले गए? फू टिंगहान उसे शांत करता है। वो एक और बड़ा झूठ बोलता है जो शायद सच भी हो सकता है, लेकिन अभी वो किडनी वाली बात छुपा रहा है। नहीं, मैंने कुछ बेचा है। जियांगर की सांसें अटक जाती हैं। वो सोचती है, किडनी? लेकिन फू टिंगहान कहता है, मैंने एक गेम कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है और अपना गेम कॉपीराइट बेचा है। जियांगर राहत की सांस लेती है। ओह, तो ये बात है, मुझे याद आया, तुम कोडिंग में अच्छे हो। जियांगर को पता चलता है कि फू टिंगहान के पास अब लाखों यानी मिलियंस रुपए हैं। वो सोचती है, पिछले जन्म में फू टिंगहान ने इसी तरह छोटे ग्रुप्स को खरीदकर अपना बड़ा एम्पायर बनाया था, मतलब वो अभी से अपना टैलेंट दिखा रहा है। फू टिंगहान बताता है, मैंने एक घर भी खरीद लिया है, कुछ दिनों में शिफ्ट हो जाऊंगा, फिर भी मेरे पास 1 मिलियन यानी 10 लाख सेविंग्स बचेंगी। जियांगर बहुत खुश होती है। वो फू टिंगहान की फोटो खींचती है और कहती है, तुम कितने हैंडसम हो, तुम मेरे मॉडल बन जाओ, मैं फोटोग्राफर बनूंगी। फू टिंगहान शर्माता है, मैं हैंडसम नहीं हूँ, किसी और को ढूंढ लो। जियांगर जिद करती है, क्या बात कर रहे हो, तुम लिन लिंग और उस नीले बालों वाले लड़के से तो बहुत बेहतर हो, अगर तुम एक्टर बने तो लड़कियां पागल हो जाएंगी। तभी वहाँ एक और लड़का, शायद लिन लिन या कोई दोस्त आता है। वो जियांगर से माफी मांगता है, शायद पुरानी किसी बात के लिए। जियांगर उसे माफ कर देती है।
चलो अब हम दोस्त हैं, तो मुझे एक चिकन लेग खिलाना तो बनता है ना। लड़का हंसता है, अरे भाई ये तो लूट रही है। फिर जियांगर को प्यास लगती है और वो पानी लाने चली जाती है। फूटिंग हान उसे देखता हुआ जाता है, उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान है। अब वो जियांगर की हर बात मानने लगा है, ओबीडियंट हो गया है। जियांगर वापस आती है तो देखती है कि वेन शीयू वहाँ बैठी है। जियांगर पूछती है, तुम यहाँ क्यों हो? मैंने तो तुम्हें भगा दिया था। वेन शीयू कहती है, लिन लिंग ने मुझे यहाँ बैठने को कहा है ताकि मैं उसे चीयर कर सकूं। अगर मैं चली गई और वो हार गया तो जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। जियांगर उसे इग्नोर करती है, लेकिन वेन शीयू शुरू हो जाती है, हम कभी अच्छे दोस्त हुआ करते थे। मुझे अफसोस है कि हमारे बीच चीजें इतनी खराब हो गईं। जियांगर उसे करारा जवाब देती है, मेरा सबसे बड़ा अफसोस ये है कि हम कभी दोस्त बने ही थे। वेन शीयू का नाटक चालू है, वो मगरमच्छ के आंसू बहाती है। तुम मुझे पसंद नहीं करती है ना? तुमने मेरी जगह ले ली, मेरी चीजें चुरा ली। फूटिंग हान की बात हो रही है। अब तुम चाहती हो मैं यहाँ से चली जाऊं? जियांगर को गुस्सा आता है, तुम कितनी दयनीय हो। तुम्हें लगता है फूटिंग हान तुम्हें देखेगा भी? इम्पॉसिबल। तभी वेन शीयू एक खतरनाक चाल चलती है। वो धीरे से कहती है, सोचो अगर मैं पिछली बार की तरह गिर जाऊं तो क्या वो तुमसे नफरत करेगा? और अगले ही पल धड़ाम, वेन शीयू खुद को सीढ़ियों या कुर्सी से गिरा देती है और बेहोश होने का नाटक करती है। भीड़ जमा हो जाती है, लोग चिल्लाते हैं, क्या हुआ? स्कूल डॉक्टर को बुलाओ, वेन शीयू बेहोश हो गई है। सबका शक जियांगर पर जाता है, क्या जियांगर ने उसे धक्का दिया? लिन लिंग दौड़ता हुआ आता है, वो डर जाता है, वेन शीयू क्या हुआ? मुझे डर लग रहा है। वेन शीयू होश में आने का नाटक करती है, उसका हाथ डिसलोकेट हो गया है। लिन लिंग पूछता है, क्या जियांगर ने तुम्हें धक्का दिया? वेन शीयू बहुत चालाकी से जवाब देती है, मुझे याद नहीं, सब बहुत अचानक हुआ, लेकिन लोग कह रहे हैं कि जियांगर ने धक्का दिया। वाह क्या शातिर है, न हाँ कहा न ना, बस शक पक्का कर दिया। अब जियांगर को प्रिंसिपल ऑफिस में पूछताछ के लिए बुलाया जाता है। लिन लिंग अभी भी कंफ्यूज्ड है, उसे लगता है जियांगर ऐसी नहीं है, लेकिन वेन शीयू उसे भड़काती है। याद है उसने पहले चेंगजी के साथ क्या किया था? वो और चेंगजी दोस्त हैं, दोनों एक जैसे हैं। वो रोने का नाटक करती है, अगर जियांगर के पास पैसे हैं तो क्या वो कुछ भी कर सकती है? मैं तो बस चाहती हूँ वो मुझे माफ कर दे। ऑडियो रिकॉर्डिंग प्ले करता है, उसमें वेन शीयू की आवाज साफ सुनाई देती है, सोचो अगर मैं पिछली बार की तरह गिर जाऊं तो क्या वो तुमसे नफरत करेगा? लिटिल पग। वेन शीयू घबरा जाती है, ये झूठ है, ये आवाज मेरी नहीं है, ये सिंथेसाइज्ड है, प्लीज मेरा यकीन करो। लेकिन अब लिन लिंग को सब समझ आ गया है। वो कहता है, कारी बेकसूर है, चेंगजी भी बेकसूर है, तुम शुरू से मुझसे झूठ बोल रही थी, चेंगजी सही थी, असली बेवकूफ मैं हूँ। 3 दिन बीत चुके हैं, वेन शीयू स्कूल नहीं जा रही है। फूटिंग हान उसके घर यानी पुराने घर जाता है। वेन शीयू पूछती है, तुम अभी भी मुझे छोड़कर जा रहे हो? क्योंकि मेरे पिता मर गए और तुम्हें अपना अमीर पिता मिल गया, इसलिए तुम मुझे और मेरी माँ को छोड़कर जा रहे हो बिना किसी पछतावे के। फूटिंग हान शांत होकर कहता है, मैं तुम्हें हर महीने 10,000 युआन भेजूंगा। वेन शीयू जिद करती है, भाई तुम क्यों नहीं रुकते? फूटिंग हान साफ कहता है, वेन शीयू जो मेरा तुम पर और अंकल वेन पर उधार था वो मैंने चुका दिया है, अब अपनी जिंदगी अच्छे से जियो। और हाँ, तुम और लिन लिंग, शायद वो उसे लिन लिंग से दूर रहने की सलाह देता है। कहानी अब चेंगजी और जियांगर पर फोकस करती है। चेंगजी उदास है, वो जियांगर को बताती है, मैं लिन लिंग को पसंद करती थी, हम बचपन के दोस्त थे, लेकिन जब वेन शीयू आई तो सब बदल गया। लिन लिंग को सफेद ड्रेस वाली लड़कियां पसंद थी और वेन शीयू वैसी ही थी। वो कहता था मेरा स्वभाव बहुत तेज है, पर उसे याद नहीं कि मैं भी पहले सफेद ड्रेस पहनती थी। जियांगर उसे समझाती है, कोई बात नहीं, अब तुम उसे पसंद नहीं करती, लेकिन मुझे लगता है कि उसके दिल में अभी भी तुम्हारे लिए जगह है। जियांगर उसे फूटिंग हान की हाउस वार्मिंग पार्टी में चलने को मनाती है ताकि वो लिन लिंग से बात कर सके। फूटिंग हान का नया घर। जियांगर और चेंगजी वहाँ पहुँचते हैं। फूटिंग हान ने जियांगर के लिए स्पेशल गुलाबी चप्पलें रखी हैं। जियांगर खुश हो जाती है, तुम कितने विचारशील हो। फूटिंग हान ने बहुत सारा खाना भी बनाया है। तभी वहाँ लिन लिंग आता है, वो अपने साथ बहुत सारा फर्नीचर लाया है। वो कहता है, ये मेरे पापा के विला का फर्नीचर है, वो वहाँ रहते नहीं तो मैंने यहाँ ले आया। इसे कहते हैं संसाधनों का सही इस्तेमाल। लेकिन वो घर में कन्फेटी उड़ाकर गंद भी मचा देता है। फूटिंग हान उसे घूरता है, साफ कर देना इसे। सब लोग खाने के लिए बैठते हैं। चेंगजी हिम्मत करके लिन लिंग से पूछती है, लिन लिंग क्या तुम अभी भी वेन शीयू को पसंद करते हो? लिन लिंग मजाक में कहता है, ना पसंद, मैं तो तुम्हें पसंद करता हूँ। हा हा हा, आज अप्रैल फूल डे है। ओह नो, लिन लिंग ने सबसे गलत मजाक किया। चेंगजी का दिल टूट जाता है। वो गंभीर होकर पूछती है, मैं आखिरी बार पूछ रही हूँ, क्या तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई जगह है? लिन लिंग चुप रहता है। चेंगजी समझ जाती है, ठीक है, मुझे जवाब मिल गया, आज के बाद मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगी। वो वहाँ से भाग जाती है। जियांगर लिन लिंग पर चिल्लाती है, जल्दी जाओ उसके पीछे। लिन लिंग जियांगर के पीछे भागता है। चेंगजी रुको। चेंगजी रुकती है और अपना सारा दर्द बयान करती है। जब मैंने पूछा तो तुम चुप क्यों थे? लकड़ी की तरह क्यों बैठे थे? लिन लिंग कहता है, मैं तैयार नहीं था। चेंगजी फट पड़ती है, तैयार नहीं थे? हाई स्कूल के 3 साल, तुमने कहा सफेद ड्रेस पसंद है, मैंने पहनी,
तुमने कहा बाल डाई करना पसंद है, मैंने करवाए। पीई क्लास में पानी देना, तुम्हारे बर्थडे पर हैंडमेड गिफ्ट बनाना। अगर ये सब काफी नहीं था तो और क्या चाहिए? वो रोते हुए कहती है, तुम्हें लगा हम सिर्फ अच्छे दोस्त थे? क्या कोई अच्छा दोस्त तुम्हारे दूसरी लड़कियों से बात करने पर पूरी रात नहीं सोता? क्या कोई दोस्त तुम्हारे बीमार होने पर घर से अदरक का सूप बना कर लाता है? लिनलिंग सन रह जाता है। उसे एहसास होता है कि वो कितना बड़ा बेवकूफ था। चेंगजी कहती है, लिनलिंग, मुझे नहीं पता कि तुम सच में बेवकूफ हो या नाटक कर रहे हो। लिनलिंग अब अपनी गलतियों को सुधारने की कोशिश कर रहा है। वो चेंगजी के पीछे भागता है और उसे रोकता है। चेंगजी पूछती है, क्या तुम सच में मेरी परवाह करते हो या बस दोषी महसूस कर रहे हो? वो कहती है, मुझे तुम्हारी आदत हो गई थी, इसलिए मैंने कभी नहीं सोचा कि ये दोस्ती से बढ़कर भी कुछ हो सकता है। मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, शायद उससे भी ज्यादा जितना तुम सोच सकते हो। मैं बहुत बेवकूफ हूँ कि मैंने कभी नोटिस नहीं किया। लिनलिंग उसका हाथ थामता है और कहता है, चेंगजी, मेरी आंखों में देखो, मुझे कोई गिल्ट नहीं है, तुम मेरे लिए सच में बहुत कीमती हो। वो उसे अपना कोट पहनाता है क्योंकि ठंड है। वो कहता है, मैंने जो कुछ भी कहा वो आवेश में नहीं था, मुझे पता है मैं क्या कह रहा हूँ। फिर वो उसे घर छोड़ने का ऑफर देता है और एक छोटा हॉलिडे ट्रिप प्लान करता है। चेंगजी खुश हो जाती है और उसे बाय बाय कहती है। आखिरकार लिनलिंग को अक्ल आ ही गई। उधर दूसरी तरफ सोंगवान फूटिंगहान को धमका रहा है। वो कहता है, फूटिंगहान, मैंने तुम्हें एक मौका दिया था, पर तुम बार बार अपनी हद पार कर रहे हो। तुम्हारे आने से पहले जियांगर की आंखों में सिर्फ मैं था। अब जब तक तुम दोबारा नहीं दिखोगे, उसकी नजरें फिर से मेरे ऊपर ही रहेंगी। तुम उसके लायक नहीं हो। फूटिंगहान को तेज बुखार है। जियांगर उसके घर आती है और उसे डांटती है, मुझे पता था तुम स्कूल नहीं आए तो कुछ हुआ होगा। तुम अपनी सेहत का ख्याल क्यों नहीं रखते? फूटिंगहान मजाक करता है, मैंने 3 विरोधियों को हराया, मैं जीत गया। शायद वो सोंगवान या किसी और से लड़ाई की बात कर रहा है। जियांगर कहती है, तुमने मुझे खुश कर दिया, लेकिन अब बैठो, मैं तुम्हारे लिए वॉन्टन्स लाती हूँ। जियांगर बाहर जाती है तो देखती है कि लोग एक चोर को पकड़ रहे हैं। पकड़ो उसे, उसने चोरी की है। जियांगर देखती है कि वो चोर कोई और नहीं बल्कि वैन शियू है। जियांगर हैरान है। फूटिंगहान उसे हर महीने पैसे भेजता है, फिर उसे चोरी करने की क्या जरूरत पड़ी? वैन शियू जियांगर को देखकर कड़वाहट से हंसती है, क्या मजाक है, तुम मुझ पर हंसने आई हो? तुम बहुत खुश होगी ना, खासकर फूटिंगहान, उसने आखिरकार मुझसे पीछा छुड़ा लिया। वो हर रोज पछता रहा होगा कि उसने पहले ऐसा क्यों नहीं किया। वो रोते हुए कहती है, मैं उसे नफरत करती हूँ क्योंकि उसने मेरे पिता को मारा, पर मैं उसे प्यार भी करती हूँ क्योंकि मुझे जिंदा रहने के लिए उस पर निर्भर रहना पड़ता है। अब वो भी चला गया, मेरे पास कोई नहीं है। वैन शियू जियांगर को ताना मारती है, तुम अमीरों को क्या पता दर्द क्या होता है। तुम्हारी जिंदगी आसान है क्योंकि तुम्हारे माँ बाप अमीर हैं। अगर तुम मेरी जगह होती तो शायद तुम भी मुझसे बेहतर नहीं होती। जियांगर उसे करारा जवाब देती है, तुम सही हो, मैंने तुम्हारा दर्द नहीं सहा, लेकिन मुझे पता है कि मैं कम से कम दूसरों को जानबूझकर नहीं फंसाती। जियांगर उसे समझाती है, अगर तुम ऐसे ही गिरती रहोगी यानी डेकेडेंट, तो कोई तुम्हारी सहानुभूति नहीं देगा। लोग कहेंगे कि तुम इसी लायक हो, तुम्हें खुद खड़ा होना होगा। तभी जियांगर को फिर से चक्कर आने लगता है। वो सोचती है, अरे नहीं, फिर से बेहोश, इस बार क्या देखने को मिलेगा? सपने में उसे पिछले जन्म की कुछ बातें पता चलती हैं। फूटिंगहान ने मुझसे शादी की थी, उससे पहले क्या हुआ था? सपने में लोग बातें कर रहे हैं, क्या तुमने सुना? जियांग ग्रुप रातों रात बर्बाद हो गया। उनकी बेटी विदेश से वापस आई है, पर क्या वो कुछ कर पाएगी? लोग कहते हैं सोंगवान जो एक अमीर बिगड़जैला बच्चा है, उसने जियांगर पर नजर गड़ा रखी है। वो उसे शादी के लिए मजबूर कर रहा है। सोंगवान के बारे में अफवाह है कि वो बहुत अजीब और परवर्ट है। जियांगर के पिता कभी राजी नहीं होते, पर अब उनके पास पैसे नहीं है। सपने में जियांगर देखती है कि फूटिंगहान एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहा है। वो कहता है, मुझे चाइना वापस ले चलो, मैं साइन करूंगा, मैं तुम्हें वो सब दूंगा जो तुम चाहते हो, शायद किडनी या प्रॉपर्टी, बस मेरी एक शर्त है, जियांग परिवार को बचा लो। सामने वाला यानी शायद सौतेली माँ या पिता हैरान है, तुम शर्तें भी नहीं देख रहे, हम तुम्हारी जान भी मांग सकते हैं। फूटिंगहान कहता है, मेरी जान तो बहुत साल पहले उस चट्टान पर ही खत्म हो जानी चाहिए थी। आज मैं जिंदा हूँ तो सिर्फ उसकी वजह से। ये मेरा तरीका है उसे उसका एहसान चुकाने का। ओ माय गॉड! तो फूटिंगहान ने पिछले जन्म में भी अपनी जान दांव पर लगाकर जियांगर के परिवार को बचाया था, जबकि जियांगर सोचती थी कि वो विलेन है। जियांगर को होश आता है, उसके पापा और मम्मा उसे घेर कर खड़े हैं। पापा कहते हैं, बेटा तुम आखिरकार जाग गई, तुम्हें कल रात अचानक 40 डिग्री बुखार हो गया था। तुम्हारी माँ ने देखा कि तुम अजीब लग रही हो, तुम कुछ बोल नहीं रही थी। पापा माफी मांगते हैं, सॉरी पापा से गलती हो गई। जियांगर पूरी रात रोती रही थी। पापा पूछते हैं, ऐसा क्या सपना देखा जिससे तुम इतनी दुखी हो? जियांगर को अचानक फूटिंगहान का खौफनाक बलिदान याद आता है। वो चिल्लाती है, फूटिंगहान, मुझे उसे ढूंढना है। वो नंगे पैर ही हॉस्पिटल से भागने लगती है। पापा मम्मा पूछते हैं, जियांगर
तुम कहाँ जा रही हो? जियांगर झूठ बोलती है, मैं वॉशरूम जा रही हूँ। जियांगर को याद आता है कि पिछले जन्म में फू टिंगहान ने उसके लिए अपनी एक किडनी दान कर दी थी, लेकिन डॉक्टर्स कहते हैं किडनी निकालने से कोई नहीं मरता। पर फू टिंगहान का शरीर बहुत कमजोर था और उसमें जीने की इच्छा ही नहीं बची थी। ये एक चमत्कार है कि वो ऑपरेशन टेबल से जिंदा उठ पाया। फिर भी डॉक्टर्स की भविष्यवाणी सच साबित हुई। सर्जरी के बाद कॉम्प्लिकेशन से उसकी मौत हो गई, लेकिन मरने से पहले उसने 2 काम पूरे किए। पहला, जियांग परिवार का बिजनेस बचा लिया। दूसरा, जियांगर से शादी करने का फैसला किया। फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि जियांगर के पापा यानी अंकल जियांग फू टिंगहान से मिलने आते हैं। वे कहते हैं, टिंगहान, मैं तुमसे भीख मांगता हूँ, मेरी बेटी जियांगर से शादी मत करो। तुम देख रहे हो मैं अब उसका ख्याल नहीं रख सकता। मेरी पत्नी मर रही है, मेरा बेटा अकेला है। वो आदमी, शायद सोंगवांग या कोई और दुश्मन, बहुत ताकतवर है। पापा गिड़गिड़ाते हैं, सिर्फ फू परिवार ही उसे बचा सकता है, इसीलिए मैं तुमसे अपनी सगाई तोड़ने को कह रहा हूँ, लेकिन प्लीज उसका ख्याल रखना। फू टिंगहान, जो खुद मौत के कगार पर है, पापा से वादा करता है, भले ही मैं अपनी औकात से बाहर हूँ, पर मैं उससे शादी करूंगा। शादी का दिन आता है। फू टिंगहान की हालत बहुत खराब है। उसके दोस्त उसे चेतावनी देते हैं, तुम पागल हो गए हो, डॉक्टर ने मना किया है, अगर तुमने और एक शॉट लिया तो तुम मर जाओगे। फू टिंगहान जिद करता है, मुझे मरना मंजूर है, पर मुझे जियांगर से शादी करनी है। मुझे एक नॉर्मल इंसान की तरह चलकर जाना है, मैं उसे निराश नहीं कर सकता। वो दोस्तों से कहता है, जल्दी करो, दुल्हन के जूते पहनाओ। वो दर्द में भी मुस्कुराने की कोशिश करता है। उसकी आंखों में आंसू हैं, पर चेहरे पर खुशी है। रस्मों के अनुसार दुल्हन के पैर जमीन पर नहीं पड़ने चाहिए, इसीलिए फू टिंगहान को जियांगर को गोद में उठाकर ले जाना पड़ता है। उसका दोस्त कहता है, मैं उठा लूं? फू टिंगहान मना कर देता है, नहीं, मैं खुद करूंगा। जियांगर कहती है, मैं बहुत भारी हूँ, अगर तुम थक जाओ तो मुझे बता देना। फू टिंगहान उसे उठाता है। उसका शरीर दर्द से चीख रहा है, पर वो उफ तक नहीं करता। जियांगर अब यानी वर्तमान में सोचती है, ओ माय गॉड, उस दिन उसे कितना दर्द हो रहा होगा जब उसने मुझे उठाया था और मैंने उसे दिखावा करने वाला समझा था। शादी के बीच में फू टिंगहान को बहुत ज्यादा दर्द होता है। वो वॉशरूम में जाता है और अपने दोस्त से मॉर्फिन बार मांगता है। दोस्त कहता है, तुम पागल हो, वापस हॉस्पिटल चलो। फू टिंगहान कहता है, नहीं, शादी अभी आधी हुई है, मैं उसे बीच में नहीं छोड़ सकता, मुझे दवाई दो। वो दवाई लेता है और वापस मंडप में आता है ताकि जियांगर को शक न हो। वो सोचता है, मैं ज्यादा देर गायब नहीं रह सकता, वरना वो मेरे लिए परेशान हो जाएगी। वाह, क्या सच्चा प्यार है। शियू वॉशरूम में फू टिंगहान को देखती है। वो पूछती है, भाई तुम यहाँ कैसे, तुम्हारी हालत ऐसी कैसे हो गई? फू टिंगहान उसे धमकी देता है, अगर तुमने किसी को बताया तो मैं तुम्हारी जुबान खींच लूंगा। वेन शियू उससे भीख मांगती है, भाई मुझे 5 लाख चाहिए, मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। फू टिंगहान कहता है, अभी नहीं, चले जाओ। डॉक्टर आते हैं और झूठ बोलते हैं, तुम्हारी हालत ठीक है, तुम 10 साल और जी सकते हो। ये वही झूठ है जो फू टिंगहान ने जियांगर से बोला था ताकि उसे दुख न हो। फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि पिछले जन्म में फू टिंगहान की हालत सर्जरी के बाद बहुत खराब थी। वो पूछता है, जियांगर कैसी है? उसका असिस्टेंट बताता है, हालत ठीक नहीं है। शादी की अगली सुबह ही जियांगर की माँ का देहांत हो गया है, अभी उनका अंतिम संस्कार हुआ है। फू टिंगहान खुद को कोसता है, ये सब मेरी गलती है। भले ही लोग कहते हैं कि उसका कोई हाथ नहीं है, लेकिन वो फैसला करता है। वो कहता है, मुझे वसीयत और तलाक के कागजात तैयार करने हैं। उसका दोस्त पूछता है, तुम क्या कर रहे हो? फू टिंगहान कहता है, चाहे मैं पहले मरूं या नहीं, लेकिन दुनिया की नजर में उसने पहले तलाक मांगा था। मेरी सारी संपत्ति उसकी होगी। मेरे पास जो भी 10 साल बचे हैं, मैं सिर्फ पैसा कमाने में लगाऊंगा ताकि उसके बुढ़ापे तक उसे किसी चीज की कमी न हो। दोस्त उसे समझाता है, तुम उसे सच क्यों नहीं बताते? ये 10 साल उसके साथ खुशी से क्यों नहीं बिताते ताकि तुम्हें कोई पछतावा न हो? फू टिंगहान बहुत ही दर्दनाक बात कहता है, मेरे पास समय कम है, पर उसके पास अभी दशकों की जिंदगी है। मैं नहीं चाहता वो मेरे मरने का दुख सहे। तभी सीन कट होता है वेन शियू पर। वो रोड पर पागलों की तरह भाग रही है और रेड लाइट क्रॉस करती है। वेन शियू रोते हुए कबूल करती है, मैं कितनी बेवकूफ थी, मुझे लगा था कि जियांगर के मरने की खबर सुनकर मुझे खुशी होगी, पर अब मुझे घिन आ रही है खुद पर। अब हमें उस गलतफहमी का सच पता चलता है जब जियांगर ने उसे शादी में चलने को कहा था। फ्लैशबैक में जियांगर पूछती है, चेंगले की शादी है, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? फू टिंगहान जो अंदर से मर रहा था बहाना बनाता है, मैं अगले हफ्ते ट्रिप पर जा रहा हूँ। वो सिर्फ इसीलिए मना करता है ताकि जियांगर उसकी बीमारी न देख सके, लेकिन जियांगर के जाने के बाद वो तैयार होता है। वो मन ही मन सोचता है, मैं तुम्हारे साथ जरूर चलूंगा। तभी एक भयानक खबर आती है। उसका सेक्रेटरी कमरे में आता है, प्रेसिडेंट फू, मैडम जियांगर की मौत हो गई है। फू टिंगहान सन्न रह जाता है। वो कहता है, मैं उसे घर ले जाऊंगा। वो जीने की उम्मीद छोड़ देता है। वो डॉक्टर से कहता है, मैं इलाज करवाऊंगा।
मुझे और जीना है, इतना लंबा कि जब मैं मरूं तो जियांगर का पुनर्जन्म हो चुका हो। अगर मैं अभी मर गया और वो नर्क या स्वर्ग के रास्ते में हुई तो हम कभी नहीं मिल पाएंगे। फूटिंग हान पागलों की हद तक दुखी रहता है। वो सोचता है शायद मैं सच में मनहूस हूँ, मेरी वजह से उसे दुख सहना पड़ा। फिर जांच में पता चलता है कि जियांग परिवार की सारी मुसीबतों और जियांगर की मौत के पीछे किसका हाथ था। वो कोई और नहीं, सोंग वांग था। फूटिंग हान की आंखों में अब सिर्फ बदले की आग है। फूटिंग हान जियांगर की कब्र पर जाता है। वो रोते हुए कहता है, मुझे पता है तुम मुझसे नफरत करती हो, लेकिन ये आखिरी बार है। काश मैं सब कुछ ठीक कर पाता। अगर अगला जन्म मिला तो मैं पक्का तुम्हारे पास आऊंगा और तुम्हें अपनी पूरी ताकत से प्यार करूंगा। इसके बाद न्यूज चैनल पर एक खबर आती है, ब्रेकिंग न्यूज। आज सुबह एक आदमी ने सोंग वांग को गोली मारकर हत्या कर दी और फरार हो गया। बाद में पुलिस को उस आदमी की लाश उसकी पत्नी की कब्र के पास मिली। जी हाँ दोस्तों, फूटिंग हान ने सोंग वांग को मारकर अपना बदला पूरा किया और जियांगर की कब्र पर अपनी जान दे दी। पुलिस को वहाँ एक क्रिस्टल बॉक्स यानी जियांगर की अस्थियां या कोई निशानी भी मिली। वर्तमान में जियांगर ये सब याद करके फूट फूट कर रोने लगती है। अब उसे पूरा सच समझ आ गया है। 1, उसका पैर जियांगर के लिए टूटा था। 2, वो फू परिवार में वापस जियांगर को बचाने के लिए गया था। 3, उसने शादी में उसे छोड़ा नहीं था बल्कि वो मर रहा था। 4, जियांगर उसे गलत समझती रही जबकि वो उसका मसीहा था। जियांगर हॉस्पिटल से भागते हुए फूटिंग हान के पास पहुंचती है। अब हम वर्तमान में है। वो उसे देखते ही गले लगा लेती है। वो सोचती है, मुझे तुम्हारी जरूरत है, अब जब तुम यहाँ हो मुझे जाने नहीं देना। फूटिंग हान हैरान है, क्या हुआ? जियांगर अपनी आंसुओं से भीगी आंखों से उसे देखती है और सीधा कहती है, चलो शादी करते हैं। फूटिंग हान को अपने कानों पर यकीन नहीं होता। तुमने क्या कहा? जियांगर फिर से कहती है, मैंने कहा मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, प्लीज मुझसे शादी के इरादे से डेट करो, प्लीज डेट मी विद मैरिज इन माइंड। जियांगर के सामने अब वो इंसान खड़ा है जिससे वो सबसे ज्यादा डरती है, सोंग वांग। सोंग वांग उसके पास आने की कोशिश करता है लेकिन जियांगर चिल्लाती है, मुझसे दूर रहो, मुझे मत छूना। सोंग वांग पूछता है, क्या तुम मुझसे डरती हो? जियांगर कांपते हुए कहती है, तुमने पिछले जन्म में मुझे मारा था, यू किल्ड मी इन माई पास्ट लाइफ, मैं तुमसे कैसे ना डरूं? सोंग वांग एक अजीब सी हंसी हंसता है और कहता है, मैंने तुम्हें मारा? मैं तो तुम्हें इतना प्यार करता था, मैं तुम्हें कैसे मार सकता हूँ? जियांगर उसे याद दिलाती है, तुमने पूरी क्लास को मेरे खिलाफ कर दिया था ताकि तुम एक मसीहा यानी सेवियर बनकर आ सको, क्या इसे प्यार कहते हैं? सोंग वांग गंभीर हो जाता है, पिछले जन्म की बात छोड़ो, क्या तुम्हें पुनर्जन्म पर यकीन है? वो अपनी घिनौनी सच्चाई कबूल करता है, मैं फूटिंग हान से नफरत करता था। जियांगर, तुम उसे प्यार करती थी इसलिए मुझे उसे बर्बाद करना पड़ा। मैंने पहले उसकी माँ को छीना, फिर उसके पिता को, ताकि वो टूट जाए। मुझे लगा था कि उसके बाद तुम मेरी तरफ देखोगी। सोंग वांग आगे बताता है जो सुनकर रोंगटे खड़े हो जाए, लेकिन तुम फिर भी उसकी थी, इसलिए मेरे पास कोई चारा नहीं था। मैंने तुम्हें उस चट्टान के किनारे खड़ा किया, तुम्हें सबसे खूबसूरत कपड़े पहनाए और तुम्हें नीचे गिरते हुए देखा। वो नजारा कितना खूबसूरत था। वो कहता है, मुझे लगा था तुम्हें मारने के बाद मैं खुश हो जाऊंगा, लेकिन मैं नहीं हुआ। मुझे समझ नहीं आया कि ऐसा क्यों हुआ। जियांगर ये सुनकर सन्न रह जाती है, ये आदमी इंसान नहीं शैतान है। सोंग वांग कहता है, माँ डार्लिंग। वो बड़बड़ाता है, मैंने उसे जीत लिया था पर वो तुम नहीं थी। जियांगर उससे कहती है, सब कहते हैं कि तुम्हारी फ्लावर लैंग्वेज निराशा वाला प्यार है, तुम्हें भी उसी निराशा में टूट जाना चाहिए। सोंग वांग कहता है, मुझे बस 3 मिनट दो, मैं सफाई देने के बाद चला जाऊंगा और फिर कभी नहीं आऊंगा। सीन शिफ्ट होता है फूटिंग हान और उसके रईस पिता की मीटिंग पर। पिता सीधे मुद्दे पर आते हैं, तुम्हारे पास 2 मिनट है? मेरे पास तुम्हारी मेडिकल रिपोर्ट है। तुम्हारे भाई यानी सौतेले भाई की तबीयत खराब है और उसे किडनी ट्रांसप्लांट की जरूरत है, तुम उसके लिए परफेक्ट मैच हो। पिता उसे लालच देते हैं, बदले में मैं तुम्हें 50 मिलियन यानी 5 करोड़ और एक घर दूंगा, साथ ही दुनिया के बेस्ट डॉक्टर से तुम्हारी सर्जरी करवाऊंगा ताकि तुम्हारी सुनने की शक्ति यानी हियरिंग वापस आ जाए। फूटिंग हान साफ मना कर देता है, मुझे नहीं चाहिए। पिता रकम बढ़ा देते हैं, 100 मिलियन, 10 करोड़, मैं तुम्हें 100 मिलियन दूंगा। फूटिंग हान स्वाभिमान से जवाब देता है, मैं पैसे खुद कमा सकता हूँ और रही बात मेरी जिंदगी की तो मैं उसे अपने तरीके से जीऊंगा। वो आगे कहता है, मुझे माफ करना कि मेरी वजह से आपको शर्मिंदा होना पड़ा नाजायज बेटा होने के कारण, लेकिन यकीन मानिए आप लोगों से ज्यादा मैं खुद अपनी पहचान से नफरत करता हूँ, इसलिए भविष्य में प्लीज ऐसे दिखावा करना जैसे मैं हूँ ही नहीं। जाते जाते फूटिंग हान एक और बात कहता है, इन सालों में आपने मेरे लिए जो किराया यानी रेंट भरा है मैं वो आपको वापस कर दूंगा, अपना अकाउंट नंबर दीजिए। पिता हैरान होकर कहते हैं, किराया? तुम गलत फहमी में हो, मैं तुम्हारा किराया नहीं भरता, वो तो उसने यानी ही ने मुझसे प्राइवेटली कांटेक्ट किया था और कहा था कि तुम्हारी हालत खराब है। कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आता है। फूटिंग हान के पिता उसे बताते हैं, तुम्हें हमेशा कोई ना कोई बुली करता रहता था और वो कहता था कि तुम अच्छे इंसान नहीं हो, तुमने बहुत बोझ उठाया है जो तुम्हें नहीं उठाना चाहिए था। फिर पिता एक राज खोलते हैं, उसने
यानी शायद जियांग सानकी या फूटिंग हान की माँ ने मुझसे कहा था कि तुम इस दुनिया की सबसे मेहनती और काबिल इंसान हो, वो तुम्हारी बहुत परवाह करती थी। पिता जियांगर की तरफ इशारा करके फूटिंग हान को नसीहत देते हैं, तुम उसे पसंद करते हो और वो तुम्हें, एक दूसरे को ऐसे मत घूरो, कोई तुम्हारा हमेशा इंतजार नहीं करेगा वरना बाद में पछताओगे। फूटिंग हान पूछता है, आप मुझे ये सब क्यों बता रहे हैं? पिता कहते हैं, शायद इसलिए क्योंकि उसे देखकर मुझे किसी की याद आ गई, तुम्हारी माँ की, पर मुझे एक्सीडेंट के बाद बहुत सी बातें याद नहीं है, उनका नाम भी नहीं। फूटिंग हान कहता है, अगर भूल गए तो भूल जाओ, मेरे किराए के पैसे वापस कर देना। पिता अपना कार्ड नंबर दे देते हैं और कहते हैं, तुम अब बहुत अमीर हो, आगे और अमीर बनोगे। फूटिंग हान जाते जाते जियांगर से कहता है, तुमने कहा था घर जाना है, फिर कपड़े खरीदने क्यों जा रही हो? जियांगर कहती है, पहले शॉपिंग फिर घर। फूटिंग हान के जाने के बाद उसके पिता एयरपोर्ट जाने के लिए तैयार होते हैं। वो अपनी पत्नी यानी सौतेली माँ से बात करने का फैसला करते हैं। रास्ते में वो डूबते हुए सूरज को देखते हैं और कहते हैं, बिखरी हुई खूबसूरती। अब सीन फूटिंग हान और जियांगर पर आता है। फूटिंग हान जियांगर की तारीफ करता है, तुम्हारा नाम भी बहुत प्यारा है, मैं पहला हूं जिसने ये कहा, पर आखिरी नहीं होऊंगा। तभी एक खबर आती है, सोंग वांग ने आत्महत्या कर ली है। जियांगर हैरान है, पर फूटिंग हान चिंतित है। उसे लगता है कि सोंग परिवार अपने बेटे की मौत का इल्जाम फूटिंग हान पर लगा सकता है, क्योंकि उसने सोंग वांग को पीटा था। लेकिन फूटिंग हान के पिता, जो अब सब जान चुके हैं, कसम खाते हैं, अगर सोंग परिवार ने मेरे बेटे को हाथ भी लगाया तो मैं, फू मिंग है, उन्हें 100 गुना मजा चखाऊंगा। पिता अपने सेक्रेटरी से कहते हैं, मैडम यानी सौतेली माँ और डाउजर मैडम यानी दादी ने मुझसे इतना बड़ा झूठ बोला, उन्हें सड़ने दो, अब फूटिंग हान मेरा वारिस है। वाह, अब फूटिंग हान को उसका हक मिलने वाला है। इधर स्कूल में फूटिंग हान जियांगर को पढ़ा रहा है। जियांगर वर्कबुक्स फाड़ रही है। फूटिंग हान पूछता है, तुम्हें ये रद्दी कागज पसंद है? तुमने कहा था तुम्हें स्कूल में फर्स्ट आना है। जियांगर शरारत से कहती है, मेरा मतलब था मुझे तुम्हें जीतना है, क्योंकि तुम ही तो स्कूल के टॉप स्टूडेंट हो। फूटिंग हान उसे एक एक करके सवाल समझाता है। बाद में जियांगर उसे पक्षियों को देखते हुए पाती है। वो पूछती है, क्या तुम कबूतर देख रहे हो? फूटिंग हान ठीक करता है, वो गौरैया है। फिर वो एक बहुत गंभीर बात कहता है, सोंग वांग मरा नहीं है, तुम्हें और जियांग परिवार को उससे खतरा है। सोंग वांग ने ही पिछले जन्म में तुम्हारा परिवार बर्बाद किया था। जियांगर चौंक जाती है। रुको, फूटिंग हान को कैसे पता कि सोंग वांग ने पिछले जन्म में क्या किया था? जियांगर समझ जाती है कि अब छुपाने का कोई फायदा नहीं। वो कहती है, फूटिंग हान, मुझे लगता है अब मैं तुमसे नहीं छुपा सकती, दरअसल मेरा पुनर्जन्म हुआ है। वो सोचती है फूटिंग हान हैरान होगा, पर वो बिल्कुल शांत रहता है। पूछती है, तुम हैरान क्यों नहीं हुए? फूटिंग हान कहता है, क्योंकि मेरा भी पुनर्जन्म हुआ है। बूम, दोनों रीबॉर्न है। जियांगर को झटका लगता है, वो उदास हो जाती है। तो इसका मतलब तुम मेरे करीब इसलिए नहीं आई क्योंकि तुम्हें पिछले जन्म का गिल्ट यानी इंडेटेडनेस थी और तुम मेरा एहसान चुकाना चाहते थे। जियांगर को लग रहा था कि फूटिंग हान उसके पास सिर्फ इसलिए आया क्योंकि उसे पिछले जन्म का पछतावा, गिल्ट था। लेकिन फूटिंग हान उसकी गलतफहमी दूर करता है। वो प्यार से कहता है, दुखी मत हो, तुम्हें मेरी इजाजत के बिना मुझ पर कोई लेबल लगाने का हक नहीं है। वो समझाता है, शुरुआत में शायद मुझे लगा था कि मुझे जियांग परिवार का कर्ज चुकाना है, लेकिन याद है मैंने क्या कहा था? चेंगजी और बाकी दोस्त तुम्हारी तारीफ इसलिए नहीं करते क्योंकि मैं चाहता हूँ, बल्कि इसलिए क्योंकि तुम हो। फूटिंग हान जियांगर की आंखों में देखता है और अपना दिल खोल देता है। मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, इसलिए नहीं कि मैं एहसानमंद हूँ, बल्कि सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और ये मेरी खुशकिस्मती है कि तुम भी मुझे पसंद करती हो। यहाँ हमें एक बहुत प्यारा फ्लैशबैक देखने को मिलता है जो इन दोनों के रिश्ते की गहराई बताता है। दृश्य में जियांगर एक गेम कंसोल में नई बैटरी डाल रही है। तभी उसे एक पक्षी दिखता है। वो चिल्लाती है, वाह कितना मोटा कबूतर है, इसे भून कर खाएं तो मजा आ जाएगा। फूटिंग हान उसे ठीक करता है, वो गौरैया है, कबूतर नहीं। जियांगर उसे पहचान लेती है, अरे ये तुम हो, मैंने पिछली बार तुम्हारा गेम कंसोल ढूंढा था, तुम मुझे देखकर भाग क्यों गए थे? क्या मैं डरावनी हूँ? फूटिंग हान चुप रहता है। जियांगर उसे जीने की एक वजह देती है। वो कहती है, क्या तुम कल फ्री हो? मुझे कल दोपहर ब्रेड खरीदने जाना है, मैं तुम्हें साथ ले चलूंगी और तुम्हारा गेम कंसोल भी लौटा दूंगी, तुम्हें पक्का आना होगा। जियांगर को शायद एहसास हो गया था कि फूटिंग हान अपनी जान देने की सोच रहा है। शायद वे किसी ऊंची जगह पर थे जहां हवा चल रही थी। वो उसे रोकने के लिए खाने का लालच देती है। भले ही वसंत आने वाला है, लेकिन यहाँ ऊपर हवा बहुत ठंडी है। वो मासूमियत से कहती है, थोड़े दिनों में यहाँ रसबरियां उगेंगी, अंगूठे जितनी बड़ी, खट्टी मीठी और टेस्टी, लेकिन कांटों से बचकर रहना। फिर वो असली बात बोलती है, मेरा मतलब है अगर तुम आज मर गए तो तुम उन्हें नहीं तोड़ पाओगे। जब ताजी रस
रसबरियां आ जाएंगी और मैं उन्हें खा रही होंगी तो सोचो तुम्हारा कितना बड़ा नुकसान होगा। वो उसे याद दिलाती है सिर्फ रसबरियां ही नहीं, पनझड़ में भुनी हुई शकरकंद और सर्दियों में कैंडिड नागफनी, दुनिया में कितनी टेस्टी चीजें हैं, कम से कम उन्हें खाने तक तो रुक जाओ। वर्तमान में वापस आते हैं। जियांगर मुस्कुराते हुए कहती है, उस दिन रेड बीन ब्रेड ने तुम्हें बचा लिया था। आखिर इतनी टेस्टी ब्रेड देखकर तो विलन का दिल भी पिघल जाए। फूटिंगहान एक गहरा राज खोलता है, उस दिन तुम नहीं आई थी, मैंने वादा निभाया था पर तुमने तोड़ दिया। जियांगर उसे सुधारती है, नहीं मैंने वादा नहीं तोड़ा था, मैं आ रही थी लेकिन बस में एक बूढ़े आदमी के कपड़ों से उड़ी धूल की वजह से मुझे एलर्जी हो गई और मैं बेहोश हो गई थी। तो वो दोनों उस दिन मिलने वाले थे लेकिन किस्मत ने उन्हें मिलने नहीं दिया। फूटिंगहान याद करता है कि जब वो मायूस था तो उसने भगवान से प्रार्थना की थी, अगर सच में कोई भगवान है तो प्लीज मुझे आशीर्वाद दे कि मैं उसे एक बार फिर देख सकूं, और उसकी प्रार्थना सुन ली गई थी। जियांगर उसकी बात सुनकर कहती है, फूटिंगहान अब तुम्हें वो प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है क्योंकि तुम्हारा गॉड आ चुका है, यानी मैं आ गई हूँ। वो वादा करती है, हम पिछले जन्म की तरह एक दूसरे को नहीं खोएंगे, मैं तुम्हें कभी चोट नहीं पहुँचने दूंगी, चाहे सॉन्ग वॉन्ग जिंदा हो या नहीं, अब हम साथ हैं। जियांगर शरारत से पूछती है, तो क्या अब हम किस करने की बात करती है? फूटिंगहान उसे छेड़ता है, बहुत तेज हो रही हो, अभी बच्ची हो, लेकिन अगर तुमने मुझसे ब्रेकअप करने की हिम्मत की तो देखना। वो वादा करता है कि वे कभी अलग नहीं होंगे। आखिर में फूटिंगहान उसे वो गिफ्ट देता है जो उसने उस दिन बबल टी शॉप कर खरीदा था, काली बिल्ली वाला कीचेन। वो कहता है, उस दिन तुम डरकर भाग गई थी पर तुम बहुत क्यूट लग रही थी। कहानी इन खूबसूरत शब्दों के साथ खत्म होती है। फूटिंगहान कहता है, जियांगर हेलो मेरी चमकती हुई रोशनी, तुम मेरी दुनिया में आई, मैं तिगुना खुशकिस्मत हूँ। और इसी के साथ जियांगर और फूटिंगहान की ये अद्भुत प्रेम कहानी पूरी होती है। एक ऐसा प्यार जो मौत, पुनर्जन्म और नफरत से लड़कर आखिरकार जीत गया। फूटिंगहान ने अपना वादा निभाया और जियांगर ने अपने हीरो को पहचान लिया। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये सीरीज? अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में हैप्पी एंडिंग लिखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक नई और रोमांचक कहानी के साथ, तब तक के लिए अलविदा और अपना ख्याल रखें।